मैं पहाड़ों को रहवासी, तू दिल्ली रोण वाली, मैं धारा को पानी वालू, तू बिसलेरी वाली। एक आपका गीत बहुत सुंदर गीत है राजी खुशी, जिसमें आप जो है एक बूढ़ जो अकेले हो गए एक बुजुर्ग हैं उनकी व्यथा को आप आंस में पेश करते हैं। हिट सकूलू जबारी तक में हिटणू रोलू, हिट सकूलू जबारी तक में हिटणू रोलू, राजी खुशी तेरी लाटा में पुछणू रोलू, राजी खुशी तेरी लाटा में पुछणू रोलू। पिछले दिनों आप थे, नरेंद्र सिंह नेगी थे और कई लोक कलाकार थे। वो सूचना हमारे जो संस्कृति विभाग है वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ एक छोटा सा एक संकेतात्मक प्रोटेस्ट करते हैं अपनी मांगों को लेकर के। क्यों हमारे लोक कलाकारों को ये प्रोटेस्ट करने की नौबत आ गई? अब कलाकार एक बटिन बद्रीनाथ केदारनाथ चालू कलाकारी करनो, एक दिन जान में लगलू, एक दिन औण में लगलू, एक दिन वो कलाकारी करेगा तो उसका 3 दिन का जो मानदेय मिलेगा 800। तो क्या वो 800 में अपने परिवार को सुचारू रूप से चला सकता है? नहीं। सीआईडी में आपने काम किया है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि ये सीआईडी में क्या रोल था आपका? क्या दया को दरवाज़ा तोड़ते हुए देखा कभी इससे ऑन सेट? बिल्कुल देखा है। उस टाइम हम 7-8 दिन साथ में थे, वो गंगा सीरीज। जुबिन के साथ काम करना कैसा रहा, क्या अनुभव रहा? पर उन्होंने 5 गीत सुनने के बाद छठा गीत ये जो मैंने मोहनी गाया, वो उन्होंने कहा कि ये बेस्ट है। मोहनी मुल मुल तेरी हंसी, यूं जनी दांतियों को सज क्या बोने। उस समय तो फैन वाला मोमेंट रहा होगा कि यार गजेंद्र राणा है, प्रीतम बर्तमान है, अब आप उनके साथ स्टेज भी शेयर कर रहे हैं, तो क्या फील होता है? कलाकार इतना खतरनाक होता है उसको भी कहते बतन ही नहीं कि ये आपका गलत। अरे तू बहुत अच्छी गाना वो बहुत सब बढ़िया है। हम आपके साथ कुछ 2-4 कहावतें आपको गढ़वाली में हम बोलने वाले हैं और तुम उन तय को हिंदी में अर्थ बताना मुनी कि भाई ये को मतलब क्या है। पाथ बड़ो कि नात बड़ो, घाघरा दुई और बस रवि, भिंडी खाना का बाना जोगी जोगी वयूं और पहली बासा भूख रहूं, जब बिगड़ गए काम तब बैसाख बाबू को आई नाम। यरण पीठो कह दे बसो बली। हेमा जी, एक सवाल भी बचे कि सौरभन कैस इंटरव्यू में ये बात बोली कि जो जीन्स छन जो लोक गाय कितों का भीतर आई वो आपकी वजह से आए। बोल भाई तो पढ़ाई लिखाई करी, गाना गुणा रहने दे बाबा। लोग बोलन गानों में कैसे हूँ कैसे ये शूज तब। तो आप आकाशवाणी के लिए भी शायद गा चुकी हैं। हाल ही में आपने जो ऑडिशन भी दिए हैं। कखी हमने दगड़िया भले गोरू चराई, कखी हमने दगड़िया भले ढूंगा डोलाई, कह के लाया हम। तृप्ता, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि ये मैरिज अरेंज थी या लव थी? एज के बेन चला, एज के बेन करा, मठो मठो जोला, नयू नयू ब्योच मिठी मिठी छुई लगोला। नई नई शादी हुई है और अक्सर एक शिकायत महिलाओं की होती है कि शादी के बाद आप बड़े बदल जाते हैं। ये कितने बदले हैं या सेम ही है? देखिए ये उनको पता होगा, ये मैंने शादी से पहले ही डिस्कशन हो चुका है हमारा कि शादी के बाद बदलना मत, बट बदलाव आया है। जखियों दी हवा सरारा, 5 लाख घासों का भारा, ठंडो मिठो पानी धारा, पखी मेरू गाँव। जखियों दी हवा सरारा, 5 लाख घासों का भारा, ठंडो मिठो पानी धारा, वकी मेरू गाँव। जख शंभु भोलेनाथा, वकी मेरू गाँव, गढ़ कुमो जौन सारा। उत्तराखंड में पिछले 10-15 सालों में गायकों की एक नई पौध जन्मी है। जब नए गायक आए तो नए तरह के गीत भी आए हैं और गीतों के नए जॉनर भी आए हैं। अब जब नए गायकों की बात होती है तो कुछ ऐसे गायक हैं जिन्हें आप या तो सुनना
पसंद नहीं करेंगे या फिर सुनना भी चाहेंगे तो डीजे गीतों पर उनके गीत आपको सुहाते हैं क्योंकि संगीत अच्छा होता है उसमें। लेकिन जब बात आती है इनमें से ही निकले हुए कुछ चुनिंदा गायकों की, जिन गायकों को आप सिर्फ डीजे पर नहीं सुनना चाहते बल्कि आप उन्हें उस एकांत में भी सुनना चाहते हैं, जब आप खुद से मिलना चाहते हैं, आप उनको तब भी सुनना चाहते हैं जब परदेश में बैठ करके आपको घर देश की याद आती है, और आप उनको तब भी सुनना चाहते हैं जब आप अपने गांव के डांडा बाटा में जाते हैं और वहाँ पर आपको याद आती है अपनी किसी प्रेयसी की, अपने किसी पुराने दोस्त की। तो आज एक ऐसे ही गायक हमारे साथ हैं। वैसे तो वो परिचय के मोहताज नहीं हैं, आपने उनके गीत ज़रूर सुने होंगे। आपने उनके जो पहाड़ों को रहबासी उनका गीत है जो इलेक्शन तक भी पहुंच गया, वो गीत भी आपने सुना होगा। वखी मेरू गो, वो गीत भी आप तक पहुंचा होगा। और जब जैसे मैंने कहा कि डीजे पर भी गीत जो है उनके आप सुन सकते हैं, तो सपना स्याही भी आप तक पहुंचा होगा। तो आज हमारे साथ इतना बड़ा इंट्रोडक्शन जिसका हम दे रहे हैं वो हैं सौरभ मैठाणी। सौरभ मैठाणी जी आप हमारे साथ हैं, और सौरभ मैठाणी जी से आज हम सिर्फ उनकी गायकी को लेकर के नहीं बल्कि उनके दूसरे जो चरित्र हैं, दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं, उनको भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। एक सौरभ है जो एक्टर भी है, एक सौरभ है जो मांगल भी गाता है, और एक सौरभ है जो बड़ा एकदम मनचला और आपके सामने बड़े मजाकिया अंदाज में पेश होता है। तो कोशिश करेंगे कि आपको सब सौरभों से मिला सकें, और उसी के साथ स्वागत करते हैं सौरभ का। थैंक यू सौरभ, हमें समय देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया कि हम आपके साथ ये कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विकास जोशी जी, और गुगुती के तमाम दर्शक, तमाम श्रोतागण, उन सभी को भी मेरा प्रणाम, और उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें देखते हैं, हम सब कलाकारों को प्रेम देते हैं, जन मुद्दों को देखते हैं, जन समाज को देखते हैं। और विकास जी, मैं आपका भी फ़ैन हूँ क्योंकि आपकी बहुत अच्छी पत्रकारिता और बहुत अच्छा संचालन है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी। और क्योंकि अब जब हम इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने ईश्वर को, जब हम देवभूमि में बैठे हुए हैं, ईश्वर को याद करने के साथ उसकी शुरुआत करें। और सौरभ, जैसे मैंने कहा कि सौरभ जी से हम बहुत सारी चीज़ें पूछने वाले हैं, लेकिन अपनी परंपरा को निभाते हुए अब सौरभ से हम ये जो है, इनसे हम देवी के गीत तो नहीं गवाएंगे, लेकिन एक बहुत अच्छी परंपरा हमारे उत्तराखंड में होती है, मांगल गाने की परंपरा। अब मैं सौरभ से मांगल ही क्यों गवा रहा हूँ उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन सौरभ फ़िलहाल हम चाह रहे हैं कि इस कार्यक्रम की शुरुआत हम आपके एक मांगल गीत से करें। ज़रूर विकास जी, और मैं आपको एक मांगल गीत सुनाता हूँ। और जो हमारे रुद्रप्रयाग जनपद का बरदार पट्टी है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, जखोली ब्लॉक में, वहाँ किस प्रकार से मांगल गीतों को गाते हैं वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। यरण पीठों के देवसो बलि, यरण पीठों के देवसो भली, यरण पीठों खोदी का गणेशा, यरण पीठों मोरी का नारायण, यरण पीठों माँ देवसो बलि, यरण पीठों बरातियों सो भली, यरण पीठों के देवसो भली, यरण पीठों पौणो तैसो भली। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जब हमने मांगल गीतों से शुरुआत की है सौरभ, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि मांगल गीत आखिर होते क्या हैं। मांगल गीत क्या, जो आपने कहा कि मेरी जिस पट्टी से मैं आता हूँ वहाँ का मांगल गीत है, यानी कि अगर जो टीरी में गाया जाता होगा उसमें कुछ फ़र्क होंगे। उन फ़र्कों को जानने से पहले और इन दोनों सवालों का जवाब आपसे लेने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि सौरभ को कई वीडियोज़ आती हैं जहाँ सौरभ मांगल गा रहे होते हैं, उनकी एक टीम होती है। कैसे आप इस मांगल गायन से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जोशी जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। और जो मांगल गीत हैं वो बहुत बड़ी विधा है, बहुत पौराणिक संस्कृति है, और ये केवल हमारे उत्तराखंड की संस्कृति नहीं है। जितने राज्यों में मैं गया हूँ, हर राज्य गीत में मांगल गीत होते हैं।
और वो अलग अलग रूप में होते हैं। जैसे कि पंजाबियों में कहते हैं कि तेल चढ़ाना, तो उनकी जो परंपरा है वो भी इसी मांगल गीतों से मिलती जुलती है। वो उसमें बधाई गीत गाते हैं। मैं भी बीच में हिमाचल गया, मध्य प्रदेश गया, तो वहाँ भी विवाह के टाइम पे जो वहाँ की बुजुर्ग महिलाएं हैं वो इस प्रकार के सुभाषित गीत गा रही थी। पर यदि हम उत्तराखंड की बात करें, जितना मैं मांगलों को मैंने पढ़ा है या जितना मैंने मांगलों के बारे में गांव-गांव में जाके सीखा है, या आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी ने जो मांगल गीत प्रस्तुत करे आज से 15-20 वर्ष पूर्व, ये इतनी बड़ी परंपरा है, इतनी पुरानी संस्कृति है। और शांति बिंजोला जी की किताब में मैंने पढ़ा कि जब से शिव भगवान और पार्वती जी का विवाह हुआ, तो उस टाइम तो कोई संसाधन थे नहीं इस प्रकार के जो आज हम डीजे में बजा देते हैं या यूट्यूब चला लेते हैं या अलग अलग प्रकार के। तो उस टाइम से भगवान माता जब नंदा जी का पैरवार हो रहा था या जब उनका मंगल स्नान हो रहा था, उस टाइम के से मांगल गीत की परंपरा शुरू है। और आज भी आप चाहे रुद्रप्रयाग में जाएंगे, चाहे पौड़ी में जाएंगे, चाहे चमोली में जाएंगे, टिहरी में जाएंगे, जहाँ जहाँ आप जाएंगे वो मांगल गीत गाए जाते हैं। दूसरा, अभी 5 से 7 वर्षों 10 वर्षों में ये मांगल गीत ट्रेंड में आए हैं, वरना अगर आप बीच का 15-20 साल का सेशन देखेंगे तो ये बिल्कुल खत्म हो गए थे। और मुझे आज भी याद है जब मैं गांव में रहता था, तो जब कोई संसाधन नहीं होते थे मनोरंजन के, या 4-5 घंटे का मंगल स्नान चल रहा है, तो गांव की महिलाएं जो स्वागुंती महिलाएं होती थी वो अपना मांगल गीत गाना चाहता और संगीत और कोई सिस्टम नहीं छो। तो ये एक मनोरंजन और दूल्हा दुल्हन को, उस परिवार को शुभकामनाएं देने का अब कितना बड़ा महत्व कि ओ बैठ कागा हरिया बीरी छ। तो ये जो हम कागा को न्यूत रहे हैं, गणपति जी को न्यूत रहे हैं, ब्रह्मा भगवान जी को न्यूत रहे हैं, ये एक छोटा सा प्रश्न मैं खुद ही उठा रहा हूँ कि हम कहते हैं, कई लोगों को मैंने पूछा कि कागा को क्यों न्यूते हैं। तो कागा को इसलिए न्यूते हैं कि आप आज विवाह हो रहा है, ये दूल्हा है, दुल्हन है, ये स्नान कर रही है, दुल्हन का मंगल स्नान हो रहा है। यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी भी आ गए हैं ब्राह्मण के रूप में। हमारा औजी समुदाय बटिन ढोल दमा वाला भी है। तो जो हमारा पितृ छन, जो भी दादा छन या दादी छन या उनका कोई दोस्त छन जो पितृ हो गए हैं, उनको भी हम न्यूते हैं कि आप भी इस कार्य का साक्षी बने। तो इसकी बहुत बड़ी महत्वता है। आजकल ये विलुप्त तो होती हुई संस्कृति में कहीं ना कहीं हम भी और समस्त लोग जो मांगल गीतों पर कार्य कर रहे हैं वो इस संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मांगल गीत छे वो बहुत बड़ी परंपरा छे। वे माँ सब छे, वे माँ मातृ लोक भी छे, वे माँ अग्नि भी छे, वे माँ वनस्पति भी छन, वे माँ पेड़ पौधा भी छन, वे माँ पर्यावरण भी छन, वे माँ रिश्तेदारी भी छन, वे माँ पितृदेवता भी। अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी में जितनी चीज है वो सब उन मांगल गीतों में। बहुत खूबसूरत, इससे अच्छा वर्णन इसका हो नहीं सकता। एक सौरभ, उस सवाल पे भी आऊँगा कि आप कैसे जुड़े हुए हैं। पर मांगलिक गीतों की जब हम मांगल गीतों की जब हम बात करते हैं, खुद ही आपने बताया कि ये जो डिफरेंसेस जो मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे, केदार घाटी के मांगल भी आप गाते हो, रुद्रप्रयाग के भी कुछ हैं, तो थोड़ा अगर आप मेरे क्षेत्र में आओगे टिहरी की तरफ तो वहाँ थोड़े से अलग हो जाते हैं। किस तरह का फ़र्क आपको नज़र आता है? और दूसरा सवाल मेरा इसी से कनेक्टेड है कि गढ़वाल और कुमाऊं में भी बड़ा फ़र्क आपको संस्कृति में नज़र आ जाता है। वहाँ के मांगल थोड़े से मुझे अलग से नज़र आते हैं, कम से कम गढ़वाली के तौर पे। सौरभ मैठाणी का क्या इस पर एक्सपीरियंस है या क्या नॉलेज है इसके बारे में? विकास जी, कहने का अर्थ एक ही है, शब्दों का अर्थ एक ही है। बस थोड़ा क्या है कि जैसे टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग जैसे हमारी बोलियों में भाषा है कि हम गढ़ में बोलते हैं कि ये कक जानू, अरे बोलते हैं तू कक जानी छे। तो वैसे ही मांगल गीतों में थोड़ा सा धुनों में परिवर्तन है और सब जगह की एक जैसे मांगल है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब करके बताता हूँ कि जो प्रचलित हुए हैं, जो अधिकतर लोगों ने देखा है कि पहली न्योती वेद मुखी बरमा, आज चाहिदा बर्मा जी को काज, आज चाहिदा बर्मा जी को काज। ये तो पौड़ी में गाया जाता है।
अब अगर हम यहाँ टिहरी की तरफ जाएंगे, रवाई क्षेत्र में, तो वहां गाया जाता है कि पूरो जस दिया खोदी का गणेशा, पूरो जस दिया रे मोरी का नारायणा, पूरो जस दिया बदरी के दारा, पूरो जस दिया रे भूमि का भूम्यावा। कहने का अर्थ वही है, बस थोड़ा सा धुनों में फर्क। परिवर्तन है। अब यदि हम केदार घाटी के मांगल कहें जो त्रिवी नारायण में और सारी जोशी मजोशी किमाड़ा में गाए जाते हैं, वो गाए जाते हैं कि ब्यादे न्यूत्या बे गणपति द्यो, ब्यादे न्यूत्या गणपति द्यो, आज करिया बे शुभ कार्य जो, ब्यादे न्यूत्या गणपति द्यो। कि कल हमारा कार्य है, हमने आज आपको से न्यूज़ पहले दिया है। वाली शाम को आपको न्यूज़ दिया है, आपको इनविटेशन दिया है। तो ये हर जगह के अलग अलग प्रकार के मांगल हैं, पर कहने का अर्थ एक ही है, एक भाव एक ही आता है। अब सौरभ, आगे मांगल का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले सौरभ से जानना चाहेंगे, क्योंकि सौरभ मांगलिक कार्यक्रमों से और मांगल से बहुत जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, और अगर कोई सौरभ और उनकी टीम से मांगल गवाना चाहता है अपने शुभ कार्यों में, तो उसकी क्या प्रक्रिया है? विकास जी, मुझे जो मेरा फ्रेंड सर्कल है और तमाम जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं, 100 में से 90 लोगों का प्रश्न ये भी रहता है कि मैठाणी जी, आप जब प्रोग्राम में जाते हैं तो आप इतनी पेमेंट कहते हैं और आपका बढ़िया नाम है, आपके गीत चल रहे हैं, तो आपको मांगल गीतों में नहीं जाना चाहिए। मैं आपको निष्पक्ष भाव से कह रहा हूं। ये सवाल मैं पूछने वाला था। अक्सर होता क्या है कि जब आप एक बड़े सिंगर बन जाते हैं, आपका नाम हो जाता है, तो आपके अंदर वो आ जाता है कि भाई मैं ये हूँ, मैं यहाँ नहीं जा सकता। तो वो भाव को कैसे संभाला भी जाता है, वो भी बताइए। पर्सनल एक रहता है, मैं अपने आप से ही कहता हूँ, अपने आप में ही उत्तर देता हूँ। उस टाइम तो मैं हाँ ना जो मुझे बोलना है वो कह देता हूँ उन्हें। पर मैं ये कहता हूँ कि यदि मुझे सब कहते हैं कि आप समाज के गीत गाते हो, लोक संस्कृति को जीवंत रखते हो, लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो हम जहाँ भी गाना गाने जाते हैं वहाँ से फीस तो लेते ही। भले कलाकारी में बहुत ज़्यादा कोई मानदेय नहीं होता है या बहुत ज़्यादा कोई बड़ा व्यवसाय ये है नहीं। एक कलाकार अपना जीवन, चाहे वो कितना बड़ा कलाकार भी बन जाए, उत्तराखंड में मुझे जितना लगता है वो एक सामान्य जीवन जी सकता है, बहुत रॉयल जीवन तो वो नहीं जी सकता। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि मैं ये कहता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा सक्षम तो है नहीं कि हम समाज की कोई सेवा कर पाएँ या हम किसी बच्चे को पढ़ा पाएँ या किसी को फ्री में वो कर सकते हैं, इतना धनबल हम पे है नहीं। पर मैं यदि गायक हूँ और मैं लोक संस्कृति की सेवा करता हूँ, लोग ये कहते हैं मंच से और हमारा परिचय इस प्रकार दिया जाता है, तो क्यों ना हम धरातल से जुड़कर मांगल गीतों को जब गाते हैं तो सच में संस्कृति बचती है, सच में संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। वो कैसे? भले मुझे उस मांगल गीत में जितना पैसा मिलता है, जो मानदेय मिलता है मांगल गीत का, जब हम किसी पार्टी के प्रोग्राम में जाते हैं, तो मुझे मात्र केवल वो पैसा टीम को बांटने के लिए ही हो जाता है। एक सामान्य सा बजट में, इसमें तो क्या कहूँ टीवी पे, पर जो भी वो 20, 25, 30, 40 हज़ार का बजट होता होगा, उसमें मुझे 10 लोगों को बांटना है। उसमें वो साउंड वाला भी है, 5,000 7 हज़ार साउंड वाले के भी हैं, तो कीबोर्ड भी है, ढोलक भी है, वो लड़कियां भी हैं, वो वेशभूषा का पैसा भी है, वो ज्वेलरी का पैसा भी है। उसमें मुझे कोई बचत नहीं होती, पर मुझे क्या उसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। आजकल 100 में से 10 लोग तो मांगल गीत इसलिए कराते हैं कि हमारी संस्कृति बचे या हमारी परंपरा बचे। 90 लोग इसलिए भी मांगल गीत कराते हैं कि हम 5 लाख का कैमरा बुक करें, 5 लाख का वेडिंग करें, तो एक बढ़िया शानदार सीन भी है जो साड़ी मार गुलाबंद मन नौनी बेजान। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, इस प्रकार का ट्रेंड सेट हो चुका है, क्योंकि हम तो संस्कृति पे कार्य कर रहे हैं, तो हम उससे करेंगे। पर वो लोग कहीं ना कहीं चाहे उस भाव से कर रहे हैं कि हमारी वीडियो अच्छी आ जाए, पर उससे संस्कृति कैसे बच रही है मैं देखता हूँ। मैं एनालाइज करता हूँ मांगल गीत में 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार के कुर्ते पहन के जो वो छोटे छोटे बच्चे आए रहते हैं 10-15 साल के,
तो उन्हें तो दिल्ली, बम्बई, देहरादून में रह के कुछ नहीं पता पहाड़ में क्या होता है, क्या नहीं है, क्या हमारी वेशभूषा है, कख हमारा दादी छा, क्या कन हमन लालन पालन करी, किस प्रकार से उत्तराखंड में हमने गाँव में खेती करी होगी, कैसे उसका वो करा हुआ। तो वो बच्चे, मुझे लगता है 100 में से 90 बच्चे घर में जाके अपनी मम्मी पापा दादा दादी या अपने परिजन से जरूर प्रश्न करते होंगे कि मम्मी उसने क्या गाया? वो दीदी आ रखी थी, वो ड्रेस में पहन रखी थी, उन्होंने हाथ में वो पहन रखा था, उसे क्या कहते हैं, गले में पहन रखा था, उसे क्या कहते हैं, वो ये गीत गा रहे थे मम्मी, उसका मतलब क्या होता है। तो मुझे लग रहा है उन 90 लोगों में से अगर 80 भी अपने बच्चों को जवाब देते होंगे तो मुझे लगता है कि धरातल पे कहीं ना कहीं संस्कृति बच रही है। बिल्कुल बच रही है और इसका प्रचार प्रसार होता जा रहा है। तो ये मेरा इनिशिएटिव रहता है और मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ दूँ कि मैं मंच पर गाना अलग फीस दूँ और मांगल गीत में मुझे कुछ नहीं बचता। मुझे लगता है ये मेरे तरफ से अपना योगदान है कि मैं मांगल गीत करके, और मेरे खुद का नॉलेज भी बढ़ता है। अलग अलग गांव में जाके मैं लोगों से भी सीखता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम मांगल गीत में जाते हैं और वहाँ के बुजुर्ग 80-90 साल की महिला आती है, वो कहती है बाबा मैं भी ये गाना चाहूँ। हमें भी कई चीज़ सीखने को मिलता है। ये बहुत अच्छा कहा आपने सर। अगर आपकी जो टीम जो काम आप कर रहे हैं वो रिकमेंडेबल है और कमेंडेबल है एक्चुअली। अगर कोई अपने विवाह में आप कार्यक्रम में आप लोगों को बुलाना चाहता है तो उसके लिए उसे क्या करना होगा? देखिए, बस तो मेरे सोशल मीडिया पे मेरी जो टीम हैंडल करती है, छोटा भाई सचिन मैठाणी, उसके नंबर शेयर हैं। और कोई गूगल पे करके mangalgeet.com करके मेरी एक साइट भी है, mangalgeet.com करके, वहाँ से भी मेरा कॉन्टैक्ट और मुझे प्रोग्राम बुक कर बुलाया जा सकता है। हम वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। अगर आप चाहते हैं इन कामों को, अगर आपको उत्तराखंड से प्रेम है, उत्तराखंड की संस्कृति से प्रेम है, तो अपनी शादियों में, अपने घर की शादियों में इस तरह के इनिशिएटिव लीजिए। जो संभव हो आपके लिए वो करना ज़रूरी बनता है। तो इसी के साथ सौरभ, आपकी भी हाल ही में शादी हुई है। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं नव दाम्पत्य जीवन के लिए। मैं थोड़ा सा पहाड़ की तरफ जाना चाह रहा था लेकिन तब तो मुझे शादी वाला याद आ गया। तो एक सवाल पहले शादी को लेकर के ही पूछते हैं, कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत नई नई ब्योची वायु जोशी जी, कैमरे पे बोलना पड़ता है कि बहुत अच्छा चल रहा है, और सच में ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि ये जिसके साथ मेरी शादी हुई है उसे मैं पहले से जानता था, और जहाँ पहले से जान पहचान हो, एक दूसरे के विचारों को हम जानते हूँ, तो बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सौरभ, मांगल को ही मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि आपका भी बचपन गांव में बीता है, मेरा बचपन भी गांव में बीता है। और अगर आपको याद हो, आज लगभग वो परंपरा लुप्त सी हो गई है। पहले की शादियों में गाली देने का रिवाज था। लड़कियां जो हैं छत पे खड़ी हो जाती थी और फिर गालियां देती थी। क्योंकि आप लोग मांगलिक कार्यक्रम करते रहते हैं और जाते रहते हैं, क्या, क्योंकि मुझे कहीं नहीं दिखी, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और थोड़ा हमारे देखने वाले दर्शकों को भी आप बताइएगा कि गाली देने की वो परंपरा थी क्या, और क्या वो परंपरा अभी जीवित कहीं आपको नज़र आती है? विकास जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया। अभी मैं 10 में से 5 मांगल गीत ऐसे होते हैं जिसमें मांगल गीत केवल मंगल स्नान में नहीं होना, मांगल गीत मुंडन में भी होना, मांगल गीत मंगल स्नान में होना, मांगल गीत जब बारात आती है तब भी होते हैं, मांगल गीत जब फेरे होते हैं तब भी होते हैं, मांगल गीत जब विदाई होती है तब भी। मतलब जैसे गोत्राचार है तो वे का पूरा सेम टू सेम मांगल गीत है। जैसे गोत्राचार होता है, जैसे पूजा होती है हर चीज़ की, चाहे वो मुंडन की हो, चाहे वो विवाह की हो, चाहे फेरों की हो, वो सेम मांगल गीत भी होते हैं। और जो सक्षम लोग हैं जिनको संस्कृति से बहुत प्रेम है, वो मुझसे सुबह भी और रात भी और फेरों के टाइम का भी सब। क्या बात है। और वो गालियाँ भी मैं बताता हूँ कि वो क्यों गालियाँ दी जाती होंगी। देखिए, वो तो शुभ तो माना ही जाता था, और दो घरों का मिलन जब होता था तो उनमें तालमेल बन जाए, वो एक दूसरे के साथ कैजुअल हो जाएं, इसलिए भी वो गालियाँ दी जाती थी। तीसरा, टूडे की शादी हुई है, आज एक दिन में सब वनडे बरात हुआ हिसाब है कि ब्राह्मण तय नाचन की गुरजी फटाफट कह रहा है, शाम के 2 घंटे में सब चीज़ संपन्न करिए। पर जब टूडे की बारात होती थी तो पूरा रात काटनी है, उसमें क्या मनोरंजन बनाया जाए, तो वो ये गालियाँ ही थे जिसके वजह से पूरी रात कटती थी। और कैसे वो गाली दी जाती थी? प्लीज प्लीज। हमारा गोमा सोने की करछी, बरे की माजी देख कख हरची, हमारा गोमा सोने की करछी, बरे की माजी देख कख बल हरची की,
हमारा गोमा तिबारी खंबा बरा का बाबा का जोंगानी जम्या जम्यात जम्या भाई कैन ई डाम्या। तो ऐसे ऐसे प्रकार के हंसी मजाक होती थी बहुत मजा आता था। और उससे पूरी रात कब संपन्न हो जाती थी, कब फेर हो जाते थे, पता भी नहीं चलता था। बहुत मतलब मुझे याद आता है कि कई बार वो गालियां इतनी ज़्यादा तीखी हो जाती थी हाँ, कि बर वाला पक्ष बोला, अरे भाई रुक जाओ ऐसा मत बोलो, वो मेरी मामा की लड़की है, मेरे फूफी की लड़की है। तो ये चीज़ें होती थी सर। क्योंकि इस दौर को हम लोगों ने जिया है। अब मोबाइल की जो जनरेशन है, जो फास्ट जनरेशन अब आ रही है, उसको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। क्या ये, क्योंकि मुझे कम से कम लगता है कि ये गाली देने का जो रिवाज हमारी शादियों में हुआ करता था वो अब लुप्त सा हो गया है। क्या आपको कहीं नज़र आता है वो? हाँ देखिए, 99% तो लुप्त हो गया है। अब हम तो इस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो कभी कभी हमें दिखाई देता है, पर यदि धरातल पे कहेंगे तो सच में ही वो परंपरा खत्म सी हो गई है। और ना हमारा जो नया समाज है, जो नए बच्चे हैं, उन तक के इस प्रकार से ये चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं, या ना वो सुनना चाहते हैं। मैं बिल्कुल ओपनली कहता हूं, तो इसीलिए ये चीज़ें बन नहीं पा रही हैं। सौरभ, हम और चीज़ों पे भी बात करेंगे, आपके गानों पर भी आएंगे, लेकिन क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड से जुड़ा हुआ मुद्दा है, शादियों की जब हम बात करते हैं, आज चीज़ें मॉडर्न हो रही हैं, आधुनिक हो रहा है। आप 2 डे को 1 डे कर लीजिए, 1 डे को भी आप और शॉर्ट कर लीजिए, लेकिन आपको अपनी परंपराएं जीवित रखनी है। एक जो नया ट्रेंड मैं उत्तराखंड में देखता हूँ वो ये है कि अपने ढोल दमों को हम साइड कर देते हैं और वो बिजनौर के छमड़ा बाजा जो होते हैं, उनके बैंड हम जिसको बोलते हैं बेसिकली, उसको हम तवज्जो दे रही हैं। बल्कि मुझे याद आता है कि मेरी शादी में मुझे ढोल दमों के लिए लड़ना पड़ा था कि भाई आप पहले उसको लाओ, मुझे वो चुनमुना वाला नहीं चाहिए। चुनमुना वाला आपसे 12,000 रुपये ले रहा है, ढोल दमों वाला आपसे 3,000 रुपये ले रहा है। फिर भी क्यों हम अपने ढोल दमों को वो तवज्जो नहीं दे पा रहे? क्या हमारे ढोल दमों में ऐसी कमी है या फिर हम में कमी है कि हम उसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? इसमें मैं अपना विचार रख पाऊंगा विजय जोशी जी, क्योंकि मैं सबका तो नहीं कह सकता कंसर्न, पर मुझे लगता है इसमें ये आपने जो प्रश्न कहा है ये बिल्कुल सत्य है। आजकल लोग बहुत आधुनिक हो गए हैं और लोगों तक खाली जोश चंद गीत भी, मतलब वो हिट होना चाहिए, या हम जब चैनल कोई बात करते, कोई कंपनी, तो कहते हैं भाई जी ऐसा गीत बनाओ जिसमें डीजे में बजे। तो वो डीजे में बजते 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 लोग होते हैं चंद कि जब ब्योच होनो तो खाली हम 2 दिन मस्ती कर, वो तय संस्कृति सी ज़्यादा मतलब नहीं। अब ढोल दमाच वेगी गूंज था नहीं जैसा वो ढोल दमा वो वाला बजन, और वो भी दिहाड़ी का सिस्टम से बजन। उन्होंने कहा कि हमें 2 घंटे के लिए बुक कर रखा तो हम इतनी साउंड बजा दें। तो मुझे लगता है क्या पता जो जहाँ जहाँ जिन जिन शादियों में ऐसा होता था उनका ढोल दमाव मशक बाजा से लगाव कम है, या वो समझ नहीं पाए हैं कि ढोल दमाव मशक बाजा केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, वो हमारी पूर्वजों की संस्कृति है, वो हमारे जो दास समुदाय है उसकी परंपरा है, और उसका ढोल दमाव खाली शादी में यूज़ कर केवल मनोरंजन को केंद्र नहीं, वो हमारी संस्कृति थी और वो उसको प्राथमिकता देना हमारा काम था। और उसी को कहीं ना कहीं हम छोड़ रहे हैं अब, जहाँ तक, क्योंकि आपको मॉडर्न होना बुरा नहीं है, आधुनिक होना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी चीज़ों को भूल जाना वो शायद सही तरीका नहीं हो सकता है। अब थोड़ा सा सौरभ पर आते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके ढेर सारे गाने आए हैं, हाल ही में मैं आपका बिजली एक गाना सुन रहा था, कोई नया गाना आने की तैयारी में है? बिल्कुल जोशी जी, बहुत अच्छा एक गीत आ रहा है, और मैंने ये भी सोचा है कि अधिकतर जो मैं गीत गाऊंगा उसमें मैं पहाड़ का पलायन हो, चाहे पहाड़ की खूबसूरती हो, पहाड़ की सौंदर्य हो, पहाड़ के तीर्थाटन हो, इन चीज़ों पे ही मैं गीत गाना चाहूँगा, और आ भी रहा है। चलिए उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले एक आजकल आपका गाना बड़ा कम से कम मेरी फीड में आया हो, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शायद वही आपका नया होगा। बिजली गीत आपका जो है काफ़ी चल रहा है और मुझे भी काफ़ी पसंद आया, तो प्लीज़ 2 लाइनें उसकी अगर हो जाए। हिट बिजुली घुमियोला धार बुग्यादो देखियोला, हिट बिजुली घुमियोला धार बुग्यादो देखियोला, सुर सूर्या बख बथो
कन सजीला सी गाँव चल बिजुली घूमियोला हिट बिजुली घूमियोला धार बुग्या दो देखियोला चल बिजुली घूमियोला धार बुग्या दो देखियोला हे मेरी बिजुली बनारसी साडी गेल्या साडीले सपाकू हाँ रोत्या दो पहाड़ मेरो सजिलो मुलुक हाँ बनारसी साडी गेल्या साडीले सपाकू हाँ रोत्या दो पहाड़ मेरो सजिलो मुलुक हाँ सजिलो मुलुक गेल्या हिट घूमी की अयोला चल बिजुली घूमियोला धार बुग्या दो देखियोला हे मेरी बिजुली। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। एक आपका गीत आया पहाड़ों को रहवासी, बहुत चल रहा है, बहुत चला भी, और इवन मतलब इतना चला कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। पहाड़ को रहवासी, पहले तो मैं गीत की कहानी जानना चाहूँगा, कैसे ये गीत लिखा गया और क्या उम्मीद थी कि ये इतना चलेगा, इतना बम्पर हिट होने वाला ये गीत है? विकास जी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये गीत चलेगा कि नहीं चलेगा, और किसी भी गीत का हमें पता नहीं होता है, और किसी भी कलाकार को, दुनिया का कोई भी कलाकार हो, कोई कह नहीं सकता कि ये गीत चलेगा कि नहीं चलेगा बनाने से पहले। मेरे मित्र हैं दीपक नौटियाल जी, उत्तरकाशी के रहने वाले हैं, और अभी वो लंदन में एक अच्छी कंपनी में IT सेक्टर में इंजीनियर हैं। तो उन्होंने ये गीत लिखा हुआ था, और वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा सौरभ जी मैंने एक ऐसा गीत बना रखा है, और उन्होंने कविता के रूप में वो लिख रखा था, बहुत सारे बंद थे उसके, और दिल्ली और पहाड़ को डिफ्रेंशिएट कर रखा था, उसकी महत्वताएं बता रखी थी। तो 2-4 महीने पे गीत रहा, मैंने उसकी 3-4 धुन बनाई, और मुझे ये वाली जो धुन बनाई मैंने बाद में जो रिकॉर्ड करी वो मुझे अच्छी लगी, और मैंने इसको रिकॉर्ड किया। धीरे धीरे पहाड़ में ये गीत गया, लोगों तक ये गीत गया, और सबके उस पर अच्छे कमेंट आने लगे, सबके लोगों के मेरे को फ़ोन आने लगे कि बहुत अच्छा गीत है। क्योंकि उसमें यदि दिल्ली की आलोचना होती तो कई लोग मुझे वो कर सकते थे, कमेंट कर सकते थे कि आपने दिल्ली की बुराई करी, पर हमने दिल्ली की भी बुराई नहीं करती। हमने दिल्ली में बताया था कि जो आपको पैसों में खरीदना पड़ता है तक मनी प्लांट चाहिए, हमारा चौक नारंगी धानी, लोग वो मनी प्लांट सजाने के लिए रख रहे हैं, लाखों में और हज़ारों में खरीद के ला रहे हैं उन पेड़ पौधों को, वो तो हमारे यहाँ अपना आप ही जम जाते हैं, वो प्राकृतिक सौंदर्य अपना। तो इसलिए वो गीत लोगों को चला, फिर बाद में वो राजनीतिक रूप से भी लोकसभा चुनाव में काफ़ी मजा वो गीत, तो बड़ा अच्छा उसने मुझे अच्छा लगा। सौरभ, क्योंकि ये गीत हमारे गाँव की बात करता है, हमारे पहाड़ की बात करता है, और उसको लेकर के मैं आपसे ढेर सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसकी शुरुआत हम इसी गीत से करें। मैं पहाड़ों को रहवासी, तू दिल्ली रोण वाली, मैं धारा को पानी वालू, तू बिसलेरी वाली। मैं पहाड़ों को रहवासी, तू दिल्ली रोण वाली, मैं धारा को पानी वालू, तू बिसलेरी वाली। तक फिर बिजली पानी यखलम पू जगांदा, तक कुकुर बिराला यक गौड़ी भैंसू पी जांदा। तू मनी प्लांट वाली, मेरा चौक नारंगी डाली, मैं धारा को पानी वालू, तू बिसलेरी वाली। बहुत खूबसूरत। जैसे सौरभ के बारे में आपके मैंने कई इंटरव्यूज़ देखे, और जहाँ तक मुझे पता है कि आप रुद्रप्रयाग के कोयली खाल के रहने वाले हैं, और आपकी ज़िंदगी का एक छोटा सा वक्त ही सही लेकिन वो गांव में गुजरा है। गांव की क्या यादें हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से हम दोनों समानांतर हैं उम्र में, कम से कम 1-2 साल का शायद फ़र्क होगा हमारे बीच, लेकिन हमने उस दौर को देखा है जब मोबाइल नहीं थे, जब हम गोरु चरोंदा छाया गुरु दगड़ जान थी, स्कूल का बाद काम करन थी। तो क्या यादें हैं उन 4-5 सालों की या 6 सालों की, जो भी आप रहे,
किस तरह आपको गांव नज़र आता है उन दिनों का? जोशी जी, मुझे गांव बहुत याद आता है। और 5-6 साल भले मैं गांव में रहा, उसके बाद में पढ़ाई करने के लिए आ गया। पर 12th के बाद पिछले 10-15-12 सालों से मेरा तो 15 दिन और 20 दिन पहाड़ में ही बीतते हैं। भले वो मेरा गांव ना हो, किसी और का गांव हो, मैं गांव ही जाया रहता हूँ। पर आज जब हम प्रोग्राम में जाते हैं, जिस दिन गांव में हम क्या खोला मिला हो जाना, उस दिन अपने गांव की याद आ जाती है कि जो जिस दिन कार्यक्रम हो रहा है, उस दिन जो जितने लोग हैं और जितना उत्साह है, वैसे ही पहले असली में होता था। आज तो लोग खाली मेला और खोला तक इकट्ठा होना, देवी कार्य तक इकट्ठा होना। परसों भी मैं एक कार्यक्रम में जा रहा था, तो मैंने एक लाइन लिखी फेसबुक पे और वीडियो शेयर करी। मैंने कहा, बच्चों की रौनक तो अब दिखाई नहीं देती, पहाड़ में बच्चों की रौनक तो दिखाई नहीं देती, पर वो पलायन हुए पहाड़ आज भी उसी खूबसूरती के लिए हमारे स्वागत करने के लिए बैठे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं, चाहे लोग पलायन शिक्षा के लिए क्या हो, स्वास्थ्य के लिए क्या हो, पहाड़ में संसाधन नहीं थे, रोजगार नहीं था, उस लिए क्या हो, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत पहाड़ सूना हो चुका है और पहाड़ में अब अधिकतर लोग रहे नहीं हैं। और उसमें गलती हमारी भी है। हम तमाम लोग बोलना लिखना अपना सोशल मीडिया पर कि सरकार तो इन करूँ चंदू, सरकार तो उन करूँ चंदू। मुझे लगता है कि जो दिल्ली, बम्बई, देहरादून या बाहर विदेश में आज से 20 साल पहले आ गया और कैसे 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 करके उसने 10, 15, 20 हज़ार, 25, 30 हज़ार की नौकरी में वो सेटल्ड हो गया है देहरादून या दिल्ली में। सरकार क्या, कोई दुनिया की ताकत उसे पहाड़ नहीं ले जा सकती कि लाइक वेन 25 हज़ार नौकरी में आप सेट कर लिए अपना आप तकरीबन 5 हज़ार किराया भी दूँ, कमरा को 10 हज़ार में बच्चों की फीस भी दूँ, 5 हज़ार का मेरा ये भी है, 5 हज़ार का मेरी EMI भी है, तो उसको आप पहाड़ कैसे ले जा रहे हैं? या पहाड़ पे आप पे क्या नियम ऐसा है, या पहाड़ पे आपके पास क्या मॉडल ऐसा है कि आप उसको गाँव में 30 हज़ार रुपये दे दें? नहीं। भले पहाड़ की रोडें आज अच्छी हो गई हैं, पहाड़ में विद्यालय भी बन गए हैं, सब चीज़ भी है, पर लोग नहीं। जो लोग आ गए हैं उनको आप पहाड़ में ले जाना नामुमकिन है, किसी भी ताकत को। अच्छा, उसमें एक मुझे अपनी तरफ से एक विचार लगता है, जब से मुझे प्रश्न किया जाता है कि कैसे ये पहाड़ में जाया चाहिए, सरकार को और जो सक्षम लोग हो गए हैं, जो दिल्ली, बम्बई में जिनके अपने व्यवसाय थे या कोई अच्छा पढ़ाई करके गया, उसने अपना बढ़िया एक सेट कर दिया है, एक व्यवसाय सेट कर दिया है, अपना एक एम्पायर सेट कर दिया है, उस पर्सन को और कुछ सरकार उसे मदद करे। 70% सरकार का हो, 30% या 40% उस व्यक्ति का हो। वो व्यक्ति उसी व्यवसाय को या उसी नौकरी को या उसी स्ट्रक्चर को, उसी, आजकल सब ऑनलाइन का ज़माना है, उसी काम को अपने पहाड़ में शुरू करे, उसे सरकार मदद करे, और जो अभी भी जो पहाड़ में लोग बचे हुए हैं वो वहीं के वहाँ बच जाएं, वो वहीं शिफ्ट हो जाएं। और इनका जो हम सक्षम लोग व्यक्ति हैं, उनका पहाड़ में व्यवसाय चले, वो पहाड़ में रहेगा। क्योंकि ऐसा सौंदर्य, ऐसी स्वच्छ हवा, ऐसा स्वस्थ पानी, ऐसे सुकून कहीं दुनिया में मिल ही नहीं सकता है। तो इसमें हम सभी को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम कैसे अपने पहाड़ को बचाएं, कैसे पहाड़ में रहें। और वो उसके लिए आप देहरादून बैठ करके भी वहाँ अपनी खेती बाड़ी तो कम से कम ज़िंदा रख सकते हैं, प्रयास होने चाहिए उसके लिए। सौरभ, जब पलायन की बात आती है, और आपने भी पलायन पे काफ़ी गीत गाए हैं, एक आपका गीत बहुत सुंदर गीत है राजी खुशी, जिसमें आप जो है एक बूढ़े जो अकेले हो गए, एक बुज़ुर्ग हैं, उनकी व्यथा को आप वहाँ में पेश करते हैं। इस गाने को मैं तो चाहूँगा कि इसकी 2 लाइनें आप गाएँ, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि सौरभ, जो पलायन हो चुके, जिन गांव में पलायन हो चुका है, जो बुज़ुर्ग अब वहाँ अकेले रहने को मजबूर हैं, कैसे उनका संभल बना जाए, चाहे सरकार बने, चाहे आप और मैं बने, क्या तरीका हो सकता है कि उनका अकेलापन, उनकी जो वो इमोशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा किया जाए? विकास जी, इसका मैं आपको क्या उत्तर दूँ? जिस माता पिता के बच्चे बाहर होंगे या जिसके पोता पोती बाहर होंगे, उसकी भरपाई तो कोई सरकार या कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो बच्चे 10-15 हज़ार, 20 हज़ार की नौकरियों के लिए दिल्ली, बम्बई या देहरादून में हैं, उनके लिए कुछ ऐसा रोज़गार सरकार ही पहाड़ में डेवलप करे या ऐसा मॉडल डेवलप करे ताकि वो अपने माता पिता के पास रह पाएँ, उनकी भी सेवा कर पाएँ, उस पहाड़ की भी सेवा कर पाएँ
और पहाड़ को भी आबाद रख सकें। जी बहुत अच्छा सुझाव है। जैसे वही जो गीत आपका है राजी खुशी, मैं चाहूँगा कि 2 लाइनें उसकी आप जरूर, मैं बहुत सुंदर कहा विकास जी आपने। और ये गीत किमोठी जी ने लिखा था। वो इस प्रकार है कि हिट सकलू जबारी तक में हिटणू रोलू, हिट सकलू जबारी तक में हिटणू रोलू, राजी खुशी तेरी लाटा में पुछणू रोलू, राजी खुशी तेरी लाटा में पुछणू रोलू। माँ बाप कितने भी बुजुर्ग हो जाएं और बेटा कितनी भी तरक्की कर दे, चाहे बेटा 10 साल तक के अपनी माँ पापा पे नहीं आया है, पर उनका प्यार उनका प्रेम वही रहेगा अपने बच्चे के लिए, चाहे वो बेरोजगार है, चाहे वो कितना बड़ा अफसर है। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा आपने। अब सौरभ थोड़ा सा हम गांव से बाहर निकलते हैं अब, क्योंकि मैं बहुत गवा रहा हूँ आपसे, लेकिन क्योंकि गांव से जुड़े हुए जो सुंदर गीत आजकल के कम से ज़माने में जो आपने लाए हैं वो थोड़े से कम ही सुनने को मिलते हैं अब। पहले तो था वो दौर, अब वो दौर थोड़ा सा आप लौटा रहे हैं आप लोग। एक गाना आपने गाँव में फिर से गाया और बड़ा फेमस, वो भी अच्छा हिट हुआ, वखी मेरू गाँव। तो क्योंकि हमारा गाँव भी वही है, आपका गाँव भी वही है, तो इस गांव की चर्चा से बाहर निकलने के लिए मैं चाहता हूँ कि एक गीत निकलना है, प्लीज। जखियों दी हवा सरारा, 5 लाखड़ू घासों का भारा, ठंडो मिठो पानी धारा, पखी मेरू गाँव। जखियों दी हवा सरारा, 5 लाखड़ू घासों का भारा, ठंडो मिठो पानी धारा, वकी मेरू गाँव। जख शंभु भोलेनाथा, वकी मेरू गाँव। गढ़ कुमो जौन सारा, वकी मेरू गाँव। जख बदरी केदारा, वकी मेरू गाँव। रख जख रोंदी नंदा देवी, वकी मेरू गाँव। जख को झंगोरू साटी साटी, मंडाण रोंदू राती राती, ढोल दामोदी साती साती, वकी मेरू गाँव। कोदू झंगोरू साटी साटी, मंडाणी रोंदू राती राती, ढोल दामोदी साती साती, वकी मेरू गाँव। जख चौक देख दीती बारी, उरे ख्याली तो भरी नाजुन कोठार, वकी मेरू गाँव। जख बदरी विशाल, वकी मेरू गाँव। बहुत खूबसूरत। सर अब थोड़ा सा लोकगीत और लोक कलाकारों पर आते हैं। पिछले दिनों आप थे, नरेंद्र सिंह नेगी थे और कई लोक कलाकार थे। वो सूचना हमारे जो संस्कृति विभाग है वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ एक छोटा सा एक संकेतात्मक प्रोटेस्ट करते हैं अपनी मांगों को लेकर के। उस दिन ये कहा गया कि अब कलाकारों की मांगें मान ली जाएंगी, एक आप लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा। उस पर अभी क्या प्रोग्रेस हो रही है और क्यों हमारे लोक कलाकारों को ये प्रोटेस्ट करने की नौबत आ गई? विकास जी, उत्तराखंड सरकार का जो संस्कृति विभाग है, लगभग 2015 से मैं वहाँ रजिस्टर्ड हूँ। ए ग्रेड का सिंगर मैं वहाँ ऑडिशन देकर रजिस्टर्ड हुआ। उससे पहले मैं आकाशवाणी से भी गायक था। वहाँ की जो स्थिति है, जब कोई दल को उस कार्यक्रम में भेजा जाता है 20 लोगों की टीम को, तो उनका पहले मानदेय 400 था, अब वो बढ़ाकर सरकार ने 800 किया। अब कलाकार एक बटिन बद्रीनाथ केदारनाथ चालू कलाकारी करनो, एक दिन जान में लगलू, एक दिन औण में लगलू, एक दिन वो कलाकारी करेगा, तो उसका 3 दिन का जो मानदेय मिलेगा 800। तो क्या वो 800 में अपने परिवार को सुचारू रूप से चला सकता है? नहीं। पर चलिए कोई नहीं, सरकार की नीतियां हैं, जब वो कलाकार भी, हम कलाकार भी संतुष्ट होंगे तभी 2002 से 400 मानदेय था नियमावली, फिर 2017-18 में या 20 के आसपास जब भी 800 हुआ, तब से लोग उस पर भी संतुष्ट हैं कलाकार।
तो ये कोई विषय नहीं होता कि मैं इस मुद्दे को उठाऊं कि 800 ही है। पर गंभीर बात यह है कि कार्यक्रम कलाकार ने कर दिया 2022 में, पेमेंट उसका 2025 तक नहीं आ रहा, अपने जेब से वो जा रहा है, गाड़ी का खर्चा भी लगा रहा है, जो दल नायक है वो तो अपनी टीम को बांट दे रहा है, 3-3 4-4 साल तक उसके पेमेंट नहीं आ रहे हैं। कलाकार की आमदनी ही क्या होती है, 50,000 60,000 का उसका बिल होगा, 20,000 30,000 का उसका बिल होगा, उसमें उसने जीएसटी आज ही भर देनी है, पेमेंट आपकी आई नहीं है। जबकि एक अखबार की कटिंग आई थी कि कलाकार और जो ये हैं कलाकार और जो चित्रकला करते हैं या पेंटर जो चित्रकारी है, मिट्टी का वो बना करते हैं, उन पे जीएसटी मान्य नहीं होगा, क्योंकि उनका इतना इनकम होता ही नहीं है। दूसरा हमने मुद्दा ये रखा था। तीसरा हमने रखा था कि कलाकारों की पहचान होनी चाहिए। आज उत्तराखंड में हम चले जाएं तो किसी को हाथ जोड़ के कह देंगे भाई जी हमारा ये गीत है, तो रात को बेरात पुलिस आने जाने देती है गाड़ियों में। पर एक पहचान पत्र अगर किसी का होता तो बोलने में बड़ा अच्छा लगता कि ये हम सरकार से वो हैं जी, हम संस्कृति पे काम करती हैं, हमारा आईडी कार्ड है, कहीं विदेश में ही जाते, उसकी मांग रखी थी। जो कलाकार जिसने अपना जीवन 40-50 साल कलाकारी को दे दिए हैं, उसकी पेंशन की मांग हमने की थी। उसमें एक मुद्दा कलाकार का रोस्टर का भी था। हमारे कलाकारों ने ही उस बिंदु को उसमें रखा था कि रोस्टर के हिसाब से कार्यक्रम मिलने चाहिए। चलिए वो भी अच्छा था, पर वो रोस्टर का कार्यक्रम हमने रखा था कि राजकीय मेले जो हैं, जो बड़े मेले हैं, देश प्रदेश के जो बड़े मेले हैं, जहाँ चाहता है कि हर कलाकार जाना चाहता है, उसमें आप रोस्टर आज इसको भेज दिया है तो अगले साल किसी और को भेज। आपने पूरे कार्यक्रम का ही एक चीज़ को मांग को केवल लागू किया है, वो है कि हम रोस्टर वाइज कार्यक्रम देंगे। तो सौरभ मैठाणी ने यदि रोस्टर वाइज आज कार्यक्रम किया है तो उसका नंबर तो 2 साल बाद आएगा। तो मैं क्या 1000 रुपये के कार्यक्रम के लिए 2 साल बैठा रहूँगा? पर जिस काम से कलाकार का गला घोटा जाए वो बिंदु हम सक्रिय करेंगे। तो अभी 1 महीने का अल्टीमेटम सचिव साहब ने हमें दिया था कि 1 महीने में हम सारे पेमेंट्स और ये सारे जो आपने बिंदु दिए उन पर काम करेंगे। तो अभी तक के तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। करेंगे तो मैं अपने सोशल मीडिया से बधाई लिखूंगा, और अगर जहां हमें लगेगा कि हमारे साथ अनहित हो रहा है वहां हम फिर से दोबारा से एक बार मुद्दा उठाएंगे। सौरभ, मैं यहाँ पे समझना चाहूँगा कि कलाकार हमेशा मानदेय की बात करते हैं, और आपने भी बताया कि 400 से 800 रुपये मिलते हैं। पहले तो मुझे इसका सिस्टम समझाइए कि ये जो मानदेय मिलता है, क्या ये मंथली बेसिस पे मिलता है या कार्यक्रमों के आधार पे मिलता है, क्या तरीका होता है? देखिए, संस्कृति विभाग कहता था, मैं अपने पर्सन की भी बात कर देता हूँ कि जब आपकी डिमांड आएगी तब आपको कार्यक्रम में भेजा जाएगा। तो मान लीजिए पहले कोई समिति में कार्यक्रम हो रहा है पिथौरागढ़ में, वहाँ से मंत्री लिख के भेजेगा कि यहाँ यहाँ कार्यक्रम है, आप हमें ये टीम भेज दीजिए। फिर वहाँ के डीएम उसको प्रमाणित करेंगे कि हाँ जी सच में मेला हो रहा है, आप वहाँ भेजिए। मतलब वो कलाकार पहले तो उस प्रकार का फेमस हुआ, उस हद तक के फेमस हुआ कि वो भाई लोगों को नाम याद रखे, डीएम तक वो पहुँचा। फिर कलाकार की मजबूरी है, वो उसकी चिट्ठी यहाँ आई, उसका कार्यक्रम यहाँ से लग गया, उसको आदेश हो गया कि आपने कार्यक्रम में जाना है। अब कार्यक्रम में जाना है तो कलाकार का मानदेय से ज़्यादा 80% उसकी वो उसकी क्या कहें, उसकी हॉबी है, बचपन से उसने कलाकारी करी, तो उसे भी जाने में कोई गुरेज नहीं है, बहुत खुशी से कलाकारी जाता है। अब वो अपनी 20 लोगों की टीम लेके आज वहाँ परफॉर्म करके आ जाता है। तो 20 लोगों का जो मानदेय होगा, फिर वो आएगा 1 महीने के भीतर वो बिल लगाएगा, उसमें पूरी प्रमाणित करेगा। प्रमाणित क्या करेगा? कार्यक्रम में जाएगा, पहले तो कार से जाएगा, उसका खर्चा बस मकैन जाना, आजकल 1 क्विंटल कीबोर्ड ली तक जान पॉसिबल ही नहीं। तो जब वो बस में जाएगा तो जाएगा नहीं, वो जाएगा अपनी कार से, बार से, वहाँ भी वो मारा जाता है। तब उसको कहीं ना कहीं से बस के टिकट लाने पड़ते हैं। सरकार कहती है कि हमें, संस्कृति विभाग कहता है हमें सरकार वो बस के टिकट चाहिए। चलिए जी, वो कैसे कैसे करके उसको भी मैनेज करता है। उसमें वो प्रमाण पत्र लगाता है। प्रमाण पत्र क्या होता है कि जिस टीम, जहाँ संस्था में हमने कार्यक्रम करा, वो संस्था लिख के देगी कि इन्होंने प्रमाणित किया, इतनी तारीख को कार्यक्रम करा। वहाँ भी वो सत्यापित होगा कि 20 लोगों को लेकर आया था कि इन्होंने करा। अब उसको भी पूरा सेटिस्फाई करना है, चाहे वो रात कितनी देर तक के भी कार्यक्रम कराए, वरना वो प्रमाण पत्र नहीं देगा, वहाँ भी कलाकार मारा जाता है। वो यहाँ
20 लोगों की फ़ोटो भी लगाएगा कि हम वहाँ गए थे, पीछे डेट भी दिखेगी, कलाकार डांस गाते बजाते हुए भी दिखेंगे, वहाँ भी वो उस चीज़ को प्रमाणित करता है। वहाँ का डीएम से या वहाँ के जो अधिकारी होगा वहाँ से भी वो लिखवा के लाएगा कि मैंने कार्यक्रम किया। उस स्थान का भी जहाँ वो गया वहाँ की भी फ़ोटो खींच के लाएगा कि वो कर दिया। अब एक नया नियम भी निकला है कि समिति भी वीडियो बना के देगी कि ये आया है कि नहीं आया है। चलिए, आपने इतने नियम लगा दिए, ये सरकार के नियम हैं, होना भी चाहिए। पर जब ये नियम लगा दिए तो आपके पास भी सरकार का पैसा है, संस्कृति का एक अलग पैसा है, उसको 1, 2, 3 महीने में आप बिल निकाल दीजिए। वो बिल पड़ा रहता है, आज जमा होता है, वो 2-2, 3-3, 4-4 साल तक निकलता नहीं। तो ये स्थितियाँ हैं, तो कलाकार कैसे जीवंत रह पाएगा, ऐसा है। पर सौरभ, जब जैसा आप बता रहे हैं ये प्रोसेस, मुझे लगता है कि आप किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, पहले आप ही अप्रूव कर रहे हो, अप्रूव करने के बाद वहाँ आपको, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको दिख रहा है कि सौरभ मैठाणी फलां जगह पे गा रहा है। अगर वो भी आपके लिए काफ़ी नहीं तो कम से कम सौरभ मैठाणी आपको एक वीडियो दिखा सकता है, पर इतना उनको घुमाने की ज़रूरत क्या है? लेकिन सौरभ, सवाल ये उठता है कि अब मैं खुद अगर आप बात करूँ, मैं यहाँ देहरादून से अपने गाँव जाऊँगा कार लेकर के, 5-6 हज़ार रुपये मेरे वैसे ही घुस जाना है, तो वो 800-400 रुपये से कैसे काम होगा? क्या कलाकार ये मांग नहीं उठा रहे कि भैया आप 800-400 रुपये कैसे दे सकते हो? क्या संस्कृति विभाग ये चीज़ें नहीं देख रहा? देखिए विकास जी, इसको इसलिए नहीं उठाया जाता है कि 800 तो मानदेय दिया जाता है, उसमें साथ में आने जाने का किराया दिया जाता है। ओके। हाँ, उसमें आने जाने का किराया होता है, टीए भी होता है, डीए भी होता है। और जैसे मैं गायक हूँ तो मेरा तो अलग सेट है, जो गायन है उसका 7200 रुपये वो आपका बना हुआ मेरा है। अलग पेमेंट स्केल है। पर फिर 7200 और 800 कोई आज के ज़माने में बहुत बड़ी बात पर फिर नहीं है। इसको मैं दूसरे दृष्टिकोण से भी देखता हूँ कि यदि किसी की पेमेंट हमने 20 और 50 हज़ार जो हम जैसे प्राइवेटली लेते हैं, क्योंकि हमारे गीत चल रहे हैं, वो संस्कृति विभाग अगर सबको देने लग गया तो ये तो बजट बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए कलाकार भी उसमें खुश रहते हैं। ओके, कि सबको थोड़ा बहुत कार्यक्रम हो जाएं, कुछ प्राइवेट चलते रहते हैं, कलाकार कभी यहाँ करता है, कभी दूसरी जगह करता है, कभी वो सूचना से काम कर लेता है, तो उस पर भी हम कोई बिंदु नहीं उठाते हैं। चलिए 800 भी है तो 5 कार्यक्रम उसने कर दिया तो 8×5 40 हो गया, 4 उसने कहीं से कर दिए, कोई उसने काम भी जुड़ गया, तो इसलिए उसको वो नियमावली 2002 की जो भारत सरकार की, उसी बेस पे चलता है। और अभी केंद्र सरकार में पिछले 1 साल पहले पेमेंट बढ़ चुकी है, वहाँ कलाकार की 3000 हो गई है और दल नायक की 6000 हो गई है। तो उस जो हम नियमावली जिस जियो पे संस्कृति विभाग चलता है उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब केंद्र सरकार में पेमेंट बढ़ेगी नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर की, तो यहाँ स्वतः ही वो बढ़ोतरी हो जाएगी। पर इस पर भी कोई कार्य नहीं हुआ। वो कलाकार जस की तस 800 ही पेमेंट है, उसको भी बढ़ोतरी होकर 3000 हो जाना चाहिए। मतलब लूप होल्स अभी भी हैं। एक सौरभ, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अब ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि हम बाहर से देख रहे हैं। जब हम कैलाश खेर को अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं, हम किसी भी बॉलीवुड सिंगर को अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं, क्या उनको भी हम 3 साल 4 साल तक रगड़ाएंगे, या उनका क्या प्रोसेस होता है कि भाई अब आप लोगों को तो प्रूफ देने पड़ते हैं कि देखो जी मैंने आपके यहाँ कार्यक्रम किया है, उनके लिए आपके लिए क्या नियम है फिर? ये है विकास जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा। देखिए बिल्कुल सही बात आपने कही, और मैं इसमें दोनों के पक्ष में कहूँगा। कैलाश खेर या हेमा मालिनी या सोनू निगम जी या किसी को भी अन्य बाहर के आर्टिस्ट को बुलाएं, आप उसको 20, 30, 50, 60 लाख दे रहे हैं, आप दीजिए। क्यों? क्योंकि उसने उतना बड़ा नाम कमाया, उसने विदेश में, देश में, और हर चेहरा उसको पहचानता है, वो उस योग्य है। पर क्वेश्चन ये है कि उत्तराखंड में नरेंद्र सिंह नेगी जी या कोई अन्य गायक या मैं हूँ या कोई भी हो, हमें भी पूरा उत्तराखंड जानता है, ठीक है। आप नहीं उसको 20 लाख दे रहे हैं बाहर के आर्टिस्ट को, हमको 2 ही लाख दीजिए, पर समय पर तो दीजिए। हम तो अपनी संस्कृति बचाने के लिए वही 800 में काम कर रहे हैं और उसी लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे बाहर का आर्टिस्ट आता है। इसीलिए कलाकार बार बार ये मुद्दा उठाता है कि आपने बाहर के आर्टिस्ट को इसलिए दिया, क्योंकि बाहर का आर्टिस्ट तो बिल्कुल प्रोफेशनली चलेगा, वो पहले ही चेक ले लेगा मंच पे चढ़ने से पहले। तो उनके साथ आप हित कर रहे हैं और अपने लोगों के साथ अनहित कर रहे हैं, ये कहाँ का धर्म है, कहाँ का नहीं। तो ये क्योंकि क्या ये बात आपने सरकार तक पहुंचाई है, और क्या सरकार इस पर कुछ कर रही है? संस्कृति विभाग तक हमने ये बात पहुंचाई थी, उसमें भी उन्होंने कोई कार्य करा नहीं अभी तक के। अगर करेंगे तो हम ज़रूर उनकी बधाई देंगे। और अभी हम सब कलाकार फिर एकत्रित हो रहे हैं, यदि हमने जो मांगे करी थी वो सारी पूर्ण नहीं करे तो हम दोबारा से संस्कृति विभाग को चेतावनी देंगे, और जहाँ तक के जिस प्रकार भी लड़ना हुआ हम लड़ेंगे।
लड़ेंगे। ये हमारी संस्कृति का दुर्भाग्य है कि हमारे लोक कलाकारों को उसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, जिसके लिए सरकार को खुद सामने आना चाहिए था कि आप लोग लगे हुए हैं, हमारी तरफ से सहयोग है। खैर सौरभ, इस चीज़ पे अब देखते हैं कि संस्कृति विभाग कब तक आप लोगों की मांगों को सुनता है और क्या एक्शन लेता है, वो नज़र आ ही जाएगा। हम थोड़े बॉलीवुड की तरफ भी आए और अब मैं थोड़ा सा लाइटर मोड में लेके जाना चाह रहा हूँ। बॉलीवुड की तरफ जब आते हैं तो सौरभ मैठाणी का भी थोड़ा सा कनेक्शन है टीवी से, बॉलीवुड से। आपने एक दो सीरियल में काम भी किया है, थोड़े एक्टिंग वाले मोड में भी आप रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि एक्टिंग का क्या करियर आपका रहा है ओवरऑल। विकास जी, अब गाना गाने से पहले मुझे कलाकारी का तो शौक था ही। गिरीश सनवाल पहाड़ी जी एक आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। उनके साथ में, उनकी संस्था के साथ जुड़ा हुआ था। और जब मैं शुरुआती दौर में था तो हम नुक्कड़ नाटक बहुत करते थे। आज भी मैं नुक्कड़ नाटक करता हूँ। उसमें हम जो समाज के मुद्दे होते थे, चाहे वो स्वच्छता हो, वो चाहे शिक्षा हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हो, मोतियाबिंद हो, या उस टाइम कुष्ठ रोग के हम HIV एड्स के नाटक करते थे। तो मलिन बस्तियों में जाकर और गाँवों के अंदर अंदर जाकर प्रचार प्रसार करते थे नुक्कड़ नाटक में। उसी दौरान उन पे पास कई सीरियल, कई फिल्में भी आती थी गिरीश सनवाल जी के पास। तो मैं इसलिए उस टाइम एक्टिंग में भी जाया करता। पर ऐसा कोई मेरा कनेक्शन बॉलीवुड से है नहीं। यदि कभी उस योग्य बने, मैं अपने आप को ही मानता हूँ कि अगर हम कभी उस प्रकार के उस योग्य बने तो कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। तो सौरभ, जैसे आपने कहा कि आप नुक्कड़ नाटक किया करते हो, अभी भी कर रहे हैं। बॉलीवुड में छोटा सा आपका एक स्टिंग रहा है। आप, जहाँ तक मैंने कुछ इंटरव्यूज़ आपके में देख रहा था, आपने कहा कि CID में आपने काम किया है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि ये CID में क्या रोल था आपका। मैं समझता कि बहुत बड़ा रोल नहीं रहा होगा, पर जो भी रहा है उसके बारे में थोड़ा बताइए। विकास जी, उस टाइम पे CID और कई नाटक थे। मैं तो नाटकों का नाम भी भूल गया। या गढ़वाली फिल्म भी थी, एक दो हिंदी फिल्म भी थी। क्योंकि उस टाइम पे आर्टिस्टों की ज़रूरत होती थी जब उत्तराखंड में शूटिंग होती थी। तो गिरीश सनवाल जी के और अब तो हमारे बीच में है नहीं, एक थापा जी थे हमारे, नीलम तोमर जी जो एक्ट्रेस हैं, उनके हस्बैंड। नीलम तोमर जी। हाँ, उनके माध्यम से हम जाया करते थे नाटकों में। CID में भी कुछ हमारा वॉलीबॉल खेलते हुए एक शॉट था और दरवाज़ा तोड़ने का एक शॉट था, तो इसलिए हम उसमें जाया करते थे। उसमें जाया करते थे। क्या दया को दरवाज़ा तोड़ते हुए देखा कभी इससे ऑन सेट? बिल्कुल देखा है। हाँ, उस टाइम हम 7-8 दिन साथ में ही थे। वो गंगा सीरीज करके या एवरेस्ट सीरीज करके आई थी। जी। तो उस दौरान हम सबसे मिले, उन्होंने सबसे मिलना जुलना हुआ। तो क्यों, मतलब सौरभ को हम गायकी में बहुत ज़्यादा देखते हैं, एक्टिंग में उतने नज़र नहीं आते हमको। क्या एक्टिंग में रुचि कम हो गई है या फिर आप सोचते हैं कि नहीं, पहले गायकी पे फोकस किया जाए? विकास, या वैसा है कि धीरे धीरे जब समझ बढ़ी तो जिम्मेदारियां बढ़ी, और परिवार में भी मैं बड़ा हूँ घर का, तो कई चीज़ें मुझे जिम्मेदारियां देखनी पड़ी। फिर म्यूज़िक क्लासेस भी चलाता हूँ और भी एक दो काम करता हूँ। तो मैं ज़्यादा व्यस्त हो गया, तो इसलिए मैं सब चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। मैंने केवल इस गायन को ही अपनाया। क्योंकि हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं और हाल ही में आपका एक बहुत सुंदर गीत मोहिनी आया, जो जुबिन नौटियाल का जो प्रोजेक्ट था उसके तहत। मोहिनी के दो बोल सुनने से पहले जुबिन के साथ काम करना कैसा रहा, क्या अनुभव रहा? सीरियसली बताऊँ तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। और जितने बड़े आर्टिस्ट जुबिन नौटियाल जी हैं, उतने डाउन टू अर्थ भी हैं। क्योंकि जितने दिन हम उनके घर पे या स्टूडियो में उनके साथ मिले या इंटरव्यूज़ में उनके साथ गए, तो उनका भी देखिए, बॉलीवुड में एक बड़ी प्रसिद्धि उन्हें मिल गई है। घर से भी वो सक्षम व्यक्ति हैं और हर एक चेहरा उनको बॉलीवुड में और उत्तराखंड में पहचानता है। फिर भी उन्होंने भी एक अपने स्तर पे एक इनिशिएटिव लिया कि हम अपने पहाड़ के आर्टिस्टों के साथ, हिमाचल के आर्टिस्टों के साथ मिल के कुछ प्रोजेक्ट करें। तो एक उनका बड़ा अच्छी पहल ये थी और उनके साथ प्रोजेक्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी एक दो गीत और भी मेरे उनके प्रोजेक्ट के साथ आने वाले हैं। खैर, जुबिन नौटियाल जी के पीछे हम भी पड़े हुए हैं, शायद जल्दी वो हमें भी वक्त देंगे। खैर, क्योंकि आपका जो गीत है जुबिन नौटियाल के जिस प्रोजेक्ट में आपने गाया मोहिनी, वो गाना बहुत ही सुंदर है। उसकी भी दो लाइनें हम सुनना चाहेंगे आपसे। और मैं इस गीत की भी आपको बात बताता हूँ। प्लीज़। जैसे मैंने अभी जो बिजुली गीत आपको बताया, वो एक हमारे मित्र हैं सुधाकर भट्ट जी, जो कि घनसाली के रहने वाले हैं, ओह, ढुंग मंदार के। तो उन्होंने वो गीत लिखा था और बिजुली भी उन्होंने ही लिखा है।
ओके। अब मैंने जुबिन नौटियाल जी ने जिस दिन मुझे बुलाया, उन्होंने कहा सौरभ जी कुछ गीत सुनाइए, आपके गीत सुने हैं हमने और हम आपके साथ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो मैंने उनको 4-5 अच्छे गीत सुनाए, मतलब डीजे वाले, जो मुझे लगा कि ये तुरंत कहेंगे मुझे कि हाँ यही चले, यही लेके जाओ। ये वाला करें। पर उन्होंने 5 गीत सुनने के बाद छठा गीत ये जो मैंने मोहिनी गाया, वो उन्होंने कहा कि ये बेस्ट है। तो मैंने कहा यार मुझे तो पहला इंसान पहली बार ऐसा मिला है जो मुझे अच्छा मानदेय भी दे रहा है, अच्छे अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है और सेलेक्ट भी गाना वो कर रहा है जो हमारे पसंद का है। क्योंकि कहीं ना कहीं कलाकार अपनी इच्छा मार के गीत गाता है। कलाकार डीजे को और चलने के लिए और रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, उस चैनल को रेवेन्यू लौटाने के चक्कर में केवल वो गाता है जो पब्लिक सुनना चाहती है। आर्टिस्ट का फील कुछ अलग ही होता है, उस गायक का फील कुछ और होता है। तो ये एक पुराना लोकगीत था मोहिनी, और इसमें मोहिनी भी नहीं था, उस गीत का नाम कुछ और था। तो मैंने वो उनको सुनाया, उनको धुन पसंद आई, तो इसलिए मैंने कहा इस गीत पे भी कोई कॉपीराइट ना करे, इसलिए मैंने वो सुधाकर भट्ट जी से लिखवाया, तब ये गीत मोहिनी बना। प्लीज 2 लाइन। मोहनी मुले मुले तेरी हंसी, यूं जनी दांतियों को सज क्या बोन। मोहनी मुले मुले तेरी हंसी, यूं जनी दांतियों को सज क्या बोन। मोहनी दूर बटी पछाणी, मोहनी दूर बटी पछाणी, मोहनी तेरी झूमर गिटण। मोहनी दूर बटी पछाणी, मोहनी तेरी झूमर गिटण। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और ये गाना भी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, बहुत अच्छा गाना है ये। एक जब हम लोक कलाकार, अभी आपने वो मुद्दा उठाया, मैं सवाल आपसे पूछने वाला था। आज के गायकों की एक मजबूरी सी हो गई है कि उन्हें डीजे गीत लाने ही पड़ते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है। आप अगर बहुत अच्छी गज़ल गाते हैं, आप बहुत अच्छा सूफियाना अंदाज़ गाते हैं, तो भी आपको डीजे लाना पड़ेगा, क्योंकि चलना है और कंपनियों को पैसा कमा के देना है। सर इसका इफ़ेक्ट कितना पड़ता है हमारी संस्कृति पे या हमारे गायन पे? क्योंकि गायक आप लोग कर रहे हैं, 2-4 गायकों को अगर मैं छोड़ दूं, वो कर रहे हैं, वो डीजे भी ला रहे हैं, वो अच्छे गाने भी ला रहे हैं, और खैर आपसे गज़ल तो हम सुनेंगे ही, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन कुछ गायक सिर्फ डीजे पे ही कहीं ना कहीं आश्रित हो गए हैं कि भैया यही चल रहा है, इसलिए हम ऐसा ही ला कर रहेंगे। क्या ये जो एटीट्यूड है कि यार डीजे चल रहा है इसलिए मैं डीजे ही लाऊंगा, कोई और गीत लाऊंगा नहीं, क्या सही है कलाकार की तरफ से? और एक ऑडियंस के तौर पे मैं कैसे इस चीज़ को बदल सकता हूँ? अब कितने हद तक के सही है, कितने हद तक गलत है विकास जी, उसका तो कोई पैमाना है नहीं। पर आर्टिस्ट को मुझे लगता है कि 4 डीजे गीत निकाल रहा है तो 2 गीत वो अपने फील के भी निकाले, जिसमें कि वो अगर खाली डीजे गीत आएगा तो केवल डीजे गीत क्या सौंदर्य पे ही तो बन सकता है। यदि कोई कलाकार सीखा हुआ नहीं है, या उसे राग का नॉलेज नहीं है, या वो बहुत उसे संगीत के बारे में पता नहीं है, तो डीजे का मतलब क्या है, वो केवल सौंदर्य पे बन सकता है। सौंदर्य केवल लड़की की, वाइफ की या अपनी प्रेमिका की हो सकती है। उसकी चूड़ी, बिंदी, नथुली, धागुली, आंसुली, घाघरी, इसकी काजल, आंखों में काजल, कानों में बाली, इसकी ही तो बात हम तारीफ कर सकते हैं डीजे में। अब हम पलायन की बात तो डीजे में बना नहीं सकते। भले मेरा गीत डीजे में चला है, पहाड़ों को रहवासी, वो डीजे गीत नहीं था, पर मुझे थोड़ा संगीत का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो मैंने उसकी धुन इस प्रकार की बनाई कि फील तो पहाड़ का पलायन का रहे, पहाड़ के प्रेम का रहे, पहाड़ के सौंदर्य का रहे, पर वो डीजे में भी लोग उसमें नाच। तो कलाकार को समझना चाहिए, पर कलाकार की मजबूरी ये होती है, कलाकार इतना सक्षम तो होता नहीं कि वो अपना गीत खुद निकाल पाए, उसे किसी कंपनी को गीत देना पड़ता है। कोई कंपनी उससे गवाती है तो कंपनी भी यदि 2-2.5 लाख के प्रोजेक्ट पर लगानी तो वो भी चाहेगी कि पहली बात तो इसमें रिकवरी होती नहीं है। सच में बताता हूँ, चैनलों के प्रोड्यूसर भी ये 3-4 वर्षों में अच्छे प्रोड्यूसर आए हैं, इसलिए थोड़ा ये इंडस्ट्री भी ग्रो हुई है। और मैं आप आज भी बताता हूँ कि कोई भी प्रोड्यूसर ऐसा नहीं है जिसका अच्छे से रिकवरी चैनल से होता होगा। फिर भी वो लगे हैं, कलाकार और उनकी मेहनत है कि आपस में कोलैब करके कुछ ऐसा बनाते हैं कि
वो जीवंत रह पाए। जीवंत रह पाएँ। सौरभ, एक चीज़ ये आती है कि जब गायकों की बात आती है, आजकल कम से कम मुझे एज़ अ ऑडियंस लगता है कि क्योंकि आपकी जेब में 20-30 हज़ार रुपये भरे पड़े हैं, आपके पास, आप इतने सक्षम हो कि यार आप किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जा कर के अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवा लेंगे और वो एकदम सोने की तरह मशीन से निकाल लेगा। थोड़ा-सा ये जो क्वालिटी डिग्रेडेशन हो रहा है हमारे लोक में, क्या ये करना सही है? क्या आप सीख कर के नहीं आ सकते? आप सीखो उसके बाद गाओ ना। बिल्कुल, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ और आज मैं 200-250 बच्चों को भी सिखाता हूँ। मैंने अलग-अलग टीचर रखे हैं। मेरा छोटा भाई संगीत सिखाता है, जितना हमें आता है। हम ये नहीं कहते हम बहुत बड़े विद्वान हैं। मैं उन बच्चों को यही कहता हूँ, वो बच्चे पहले दिन जिस दिन मेरे पे क्लास सीखने आते हैं, वो यही कहते हैं, सर मुझे गाना निकालना है, या भैया मुझे गाना निकालना है। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप 4, 6, 8, 10 महीने, 1 साल, 2 साल पहले अपनी आवाज़ पे कंट्रोल तो लाओ। आप शब्द को उस धुन में, उस बीट पे, उस जो लय है उस पे उन शब्दों को बिठाना तो सीखो, और तभी कलाकार अच्छे बनते भी हैं। एक मेरा स्टूडेंट था, हमारा छोटा बुला भी है, अनुराग कांत, अभी वो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी उसके गाने बहुत सुंदर गाने उनके। यस यस एक क्षमा गीत अभी आया है। यस यस तो जो सीख के आएगा वो लंबा चलेगा। पर स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। जय मुपै सचू कनी करी भी गीत निकाल सकते, पर उन गीत की वैलिडिटी, उस कलाकार की पहचान उस प्रकार से नहीं हो पाती है जो परिपक्व। ट्रू ट्रू, बहुत सही कहा आपने। जब हम गानों, लोक गीतों की बात कर रहे हैं, अलग अलग जॉनर आ रहे हैं, डीजे भी आ रहा है, आप लोग थोड़ा सा सूफियाना भी जा रहे हैं। मुझे याद आता है कि नेगीदा ने कभी गज़लें गाई थी, लेकिन बीच में एक दौर रहा जब वो गज़ल वाला कम से कम पहाड़ी संगीत में नहीं दिखता है। अमित सागर जी ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की उस चीज़ की, और फिर आपका नाम उसमें जुड़ता है। बहुत सुंदर गज़ल है, और ये आपने शायद कोविड के टाइम उस गज़ल को गाया था, धागो वेगी ज़िंदगी। मैं सौरभ, पहले तो ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर प्रोड्यूसर जो है तब भी पैसा लगाता है जब उसको लगता है कि यार ये गाना चल जाएगा, उस दौर में पहाड़ी में गज़ल गाना और उससे उम्मीद करना कि इससे कुछ रिटर्न आएगा, क्या उम्मीदें थी और कैसे आप इसके लिए तैयार हुए? विकास जी, ऐसा हुआ था कि कोविड की जो दशा थी और जो दिशा थी वो बहुत ही दर्दनाक थी। उस टाइम पे मेरे मन में भी एक भाव आया, और मेरे गुरुजी भी हैं जो मुझे मार्गदर्शन देते हैं, आदरणीय मधुसूदन थपलियाल जी, बहुत अच्छे राइटर हैं वो। तो हमारी फ़ोन पे लगातार बात होती थी मेरी, थपलियाल जी की, और सोहन चौहान मेरे मित्र हैं डायरेक्टर। और उस टाइम की स्थिति ये थी कि इंसान पे सब कुछ था। किसी पे पैसा था तो वो अपने माता पिता से दूर था, किसी के पास बहुत पैसा था वो अस्वस्थ था, किसी पे गाड़ी बंगला सब कुछ है पर वो अपने माँ बाप पे नहीं जा सकता। इस टाइम ऐसी परिस्थितियाँ बन गई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि जीवन एक धागे के समान है, यदि उस धागे के साथ सुई है तभी वो दोनों काम कर एक हैं। अगर यक बाल बच्चा छन, यक माँ बाप छन, तो वो अधूरा ही है। कितना भी आप कमा लो, कितना भी धमा लो, कितना रॉयल बन जाए। तो उस भाव से थपलियाल जी ने ये गज़ल लिखी थी। फिर हमने उसको शूट भी किया। दूसरी बात, उसमें प्रोड्यूसर कौन थे, देखिए, अब मैंने वो ऐसे ही गा के यूट्यूब पे, फेसबुक पे डाली थी उस दौरान अपने छोटे भाई के साथ। और एक राजेंद्र मोहन बलूनी जी हैं जो कि न्यूजीलैंड में रहते हैं। मैं उनको ना जानता हूँ ना कभी मिला हूँ। उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा सौरभ मैं आपको देखता रहता हूँ और आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, आप प्रोजेक्ट करिए या गज़ल निकालिए या कुछ निकाले और मैं खर्चा करूँगा। तो मैं सच आपको आज भी बताता हूँ कि मुझे उस टाइम पे भी ये पता नहीं था कि ये क्यों खर्चा करेंगे और मैं इनको क्या दे रहा हूँ ये जो खर्चा करेंगे। पर अब मुझे जाके पता चल रहा कि कई लोग ऐसे सक्षम लोग भी होते हैं जो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपनी तरफ से योगदान देते हैं। तो उस टाइम उन्होंने मेरे को उस गज़ल के लिए और एक दो गीतों के लिए और मदद किया था। तब मैंने वो गा के अपने ही चैनल पर डाल ले, इसीलिए वो मैं अपने चैनल पे उन गीतों को डाला। जी, तो कैसे वो गज़ल थी मैं आपको सुनाता प्लीज़ हूँ। प्लीज़ 2 लाइनें उसकी। घर यख च बोण वक त्वी बतो अब रोण कक। घर यख च बोण वक त्वी बतो अब रोण कक। धागु वेगी जिंदगी
धागुवेगी धागुवेगी जिंदगी पर को जानी शूण कक घर यक चिमूण वक तुई बतो अब रोण कख ज्वानी भर है सीनी छो उम्र बीती रोण कख ज्वानी भर है सीनी छो उम्र बीती रोण कख मौत का कौतिक उर्या मौत का कौतिक उर्या जिंदगी न जूण कख घर यक चिबूण वक तुई बतो अब रोण कख घर यक चिबूण वक तुई बतो अब रोण कख। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सौरभ, एक और गज़ल आपकी मैंने सुनी, मुझे उसका एग्जैक्टली याद नाम है नहीं है। तेरा आण से पहले कुछ ऐसी उसके तेरा जान से पहले ऐसे कुछ तुकबंदी है। सौरभ, उसकी भी मैं 2 लाइनें आपसे सुनना चाहूँगा प्लीज़। मेरी जिंदगी बटी तेरा जान सी पहली मेरी जिंदगी बटी तेरा जान सी पहली आँखी वेगिनी ढूंगी आंसू आण सी पहली मेरी जिंदगी बटी। इसका मतलब ये था कि तेरी याद में इतना रो चुका हूँ कि अब आँखों बटे ना आंसू भी नहीं था, आँख ढंगो अगिन तो बड़ा। बहुत खूबसूरत। ये 2 गज़लें, बहुत सुंदर गज़लें आपकी आई हैं। सर, अब हम थोड़ा इंटरव्यू के आखिरी सेगमेंट में पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले, क्योंकि आप और मैं उस दौर से आते हैं जब हम फुरकी बांध, माया बांध और उन गीतों को सुन रहे होते थे, और प्रीतम बर्तवान जी की सरुली और इन गीतों में हम झूम रहे थे। अब जो है आप उन्हीं गायकों के पैरेलल गा रहे हैं, तो उस समय तो फ़ैन वाला मोमेंट रहा होगा कि यार गजेंद्र राणा है, प्रीतम बर्तवान है, अब आप उनके साथ स्टेज भी शेयर कर रहे हैं, तो क्या फ़ील होता है, क्या नज़र आता है इन पर्सन और गानों में? विकास, ये प्रश्न पहली बार मेरे जीवन में आया और बड़ा अच्छा है कि आपने प्रश्न पूछा। इसमें मेरे से और किसी और से भी आप ये प्रश्न पूछेंगे तो सबके अपने अलग अलग विचार होंगे, सबके अलग अलग व्यवहार होता है, सबका अलग अलग मन होता है, विचार होते हैं। तो जब मैं पहले प्रीतम जी के गाने भी गाता था, गजेंद्र जी के गाने भी गाता था, मंगलेश जी के गाने भी गाता था जब मैं स्कूल में था, और पर मेरा कभी उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि कैसे मिला जाता है, ये गायक कैसे बनते होंगे, ये क्या गीत होते हैं। बस आवाज़ अच्छी थी तो इसलिए शौकिया गा रहे थे, और ना मेरा कोई मोटिव था कि मैं गायक बनूंगा। तो परिस्थिति कुछ पारिवारिक बिगड़ गई तो मेरे को मजबूरन इस लाइन में आना पड़ा, पर आज भगवान ने अच्छा स्थापित किया है। तो मैं कहता हूँ कि मैं तो अभावों का गायक हूँ, कि अभाव में हम, परिस्थिति के अभाव में गायक बने। आज जब उनको मिलते हैं तो सम्मान वही वरिष्ठ वाला रहता है, और आज भी हम जब आदरणीय नेगी जी या प्रीतम जी, मंगलेश जी, गजेंद्र जी जब मिलते हैं तो मैं वही दायरा रखता हूँ कि मैं छोटा हूँ, एज में हूँ, चाहे एक्सपीरियंस में हूँ, और पैरेलल मैं कुछ नहीं मानता हूँ। कोई कभी भी किसी का गीत हिट हो सकता है, कोई बहुत बड़ा बन सकता है, कभी किसी का गीत गलत उस पर टिप्पणी हो गई तो कभी भी वो ज़ीरो हो सकता है। तो ये अपना अपना व्यवहार होता है और अपनी अपनी एजुकेशन होती है कि हमने जितना पढ़ाई करा होगा उतना हमारी सोच होगी। तो वो वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ की तरह हम उनका सम्मान करते हैं। साथ में हाँ, व्यापार है तो ऊँ तभी बोले हूँ, हम तभी बोले हूँ, अपने प्रस्तुति सब ऊँ सही बात, कभी कोई चल दो कभी कोई नहीं चल दो, यही बात है, एकदम सही। लेकिन सौरभ, कभी जब इनसे मिलना हुआ होगा, नेगीदा तो हमेशा वो एक ओपन रहते हैं फीडबैक देने के लिए, और प्रीतम भी हैं, गजेंद्र राणा भी से भी आप मिले होंगे, किसी गायक से कभी फीडबैक मिला कि सौरभ ये गाना तुम्हारा अच्छा था लेकिन ये गाने में थोड़ा सा वो तुमने ऐसा किया, कुछ ऐसा कभी? कलाकार इतना खतरनाक होता है कि उसको भी कहते बतन ही नहीं कि ये आपका गलत था। बहुत अच्छा गाना वो बहुत सब बढ़िया है, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि जय की अपनी दुकान बोली वो बगल वाला दुकान में कभी
उसकी दुकान में जाकर नहीं बोलेगा, वो दूसरे को कहेगा। मैं कह रहा उसकी दुकान में एक्सपायरी है ना, कि मैं व्यापारी हूँ। मैं आपको सच बताता हूँ, किसी दिन एक ने मुझे कह दिया, मैं एक कार्यक्रम में था, उसने कहा जी ऐसी ही उसने मेरे कलाकार को कह दिया कि तेरी औकात क्या है। ओ तो मेरे कलाकार को तो मेरी टीम में गया है, तो वो बात मेरे पे भी आती है। यस ऑब्वियसली कि औकात तो कुछ नहीं है, पर मैंने कहा मैं 50 पैसे का कुरकुरे भी बेचता हूँ, मैं मेरी दुकान भी है तो मैं 50 पैसे का कुरकुरे भी बेचता हूँ। पर मैंने कहा आप खनन माफिया हैं या आप शराब माफिया हैं या आप भू माफिया हैं, वैसा जैसा मेरा परिचय नहीं। मैं 50 पैसे भी कमाता तो अपनी औकात से कमाता और अपनी इज्जत के साथ कमाता हूँ। यदि 50,000 का प्रोग्राम हम करने आए हैं 50 लोग की टीम लेके, तो ये मेहनत का पैसा है, तो वो वाली बात है। नहीं एकदम सही कहा आपने कि सबके अपने अपने विचार होते हैं। तो वो जो आपने बिंदु पूछा था, आज तक के कभी नहीं हुआ। हाँ, हो सकता है कभी मेरे ही टीम के मेरे म्यूजिशियन ने कह दिया हो मुझे कि सौरभ भाई इस वाले गाने में ये अच्छा हो सकता था, क्योंकि वो मेरा हित चाहता है। राइट पर जो हमसे वरिष्ठ होता है या जो हमारे साथ पैरेलल गायक होते हैं, वो कभी किसी को नहीं करते। अच्छा सौरभ, लेकिन जैसे हम बॉलीवुड में सुनते हैं राइवलरी होती है, हीरोइंस की राइवलरी होती है, हीरोज़ की राइवलरी होती है। भाई वो पेपराजीज जो है वीडियोस जारी करते हैं कि हीरोइन यहाँ से निकल रही, इसने उसको देखा तक नहीं। क्या उत्तराखंड के लोक संगीत में जब हम गायकों की बात करते हैं, एक्टर्स की बात करते हैं, क्या ये राइवलरी कहीं पे होती है? कभी नजर आए? अभी तक तो नहीं है, मतलब अभी तक के तो है नहीं। अच्छा, छोटी सी इंडस्ट्री है, उसमें क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। बस हाँ, मैंने जरूर सुना है, जब हम गाड़ियों में सफर काटते हैं 10 घंटे का, तो उन्हें वो कहते हैं उसका प्रोग्राम था भाई जिसने मेरा कार्यक्रम छीन लिया। ये शिकायत है। तोला होगा, उसने 1 लाख का, दूसरे ने 80,000 का, तीसरे ने 70,000 का। तो जहां उन्होंने खाली कलाकार को ही बुलाना है, वहाँ कम वाले को बुला देते। वेरी ट्रू। यही ज्यादा हो सकता है। और ये तो सबकी लोगों की मानसिकता और लोगों के विचार हैं कि कौन किस प्रकार से सोचता है, चीज़ें चलती हैं। अच्छा सौरभ, क्योंकि आप और मैं दोनों गढ़वाल से आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुमाऊं से दूर हो रहा हूँ। मुझे कुमाऊनी उतनी अच्छी नहीं आती। हमने उप्रेती सिस्टर्स के साथ भी ये सेगमेंट किया था, आपके साथ भी हम करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि सौरभ गढ़वाली कितनी अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है, ये फ़न सेगमेंट है, हम कोशिश कर रहे हैं कि फ़न रहे, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि आपको वो चीज़ों का मतलब आए, कि मुझे भी आधी से ज़्यादा चीज़ों का मतलब पता नहीं था। हम आपके साथ कुछ 2-4 कहावतें आपको गढ़वाली में हम बोलने वाले हैं, और तुम उन तय को हिंदी में अर्थ बताना मुझे कि भाई ये को मतलब क्या है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा, बहुत सीरियस नहीं है, इन चीज़ों को कई बार समझने में टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ा फन एलिमेंट हो जाए। तो पहले औखाण छे, पाथ बड़ो कि नात बड़ो? पाथ बड़ो की नात बड़ो। नातू। हाँ, तो पाथ तो वो जे पर हम गाँव फुन चौंद भरदा या तोलते हैं, मापक है वो। और कि नात बड़ो कि मतलब जैसे चीज़ें जैसे हम माप करदा कई भी चीज़ों गौर में वो बड़ो छे या रिश्ता बड़ा है। रिश्ता बड़ा, यस। ये अक्सर बुजुर्ग लोग ताना मारते हैं कि भाई पाथ बड़ो कि नाथ बड़ो, मतलब कि हम बड़े हैं, पाथू तो पाथू ही रहेगा। तो ये है, चलो ठीक है, मतलब ये आपने सही पकड़ लिया। एक ये मुझे भी समझ में नहीं आई, बड़ी मुश्किल लगी मुझे, अब ये समझ पाएंगे आपके नहीं। घाघरा द्वी और बस रवी। घाघरा द्वी और बस रवी मतलब वो जो ह्यूमन बीइंग है वो वही है, पर घाघरा जो क्षमता का ये मतलब मैं अगर अपने आप में सोचूं तो घाघरा द्वी और वस्तु वाली इंसान बसरा द्वी बसरा वी। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है ऐसा हो कि इंसान वही है पर उसके 2 रूप हैं, एक दिखावे का और एक वो वास्तविकता का। क्या पता ऐसा हो। ये मतलब आप सही लाइन पकड़े आपने, लेकिन जो एग्जैक्टली इसका मीनिंग मुझे भी इंटरनेट पे मिला, प्लीज़ आप लोग करेक्ट करिए अगर हम दोनों गलत हों तो। इसका बेसिकली मीनिंग ये है कि आप चाहे कितने भी भेष बदल दें लेकिन इंसान एक ही रहता है। तो घाघरा द्वी और बस रवी। तो ये है। अब एक ये छूँ, भिंडी खाना का बाना जोगी वयूँ और पहली बासा भूख रहूँ। इसका क्या मीनिंग हो सकता है? भिंडी खाना का बासा, भिंडी खाना का बाना जोगी वयों और पहले ही बासा मतलब पहली रात को ही भूखा रह गयूँ, पहले बासा भूखा रह गयूँ। क्या मीनिंग निकलेगा इसका? ये मतलब ये हुए कि पहले हम इन परिस्थिति से उठ्या कि जब हम तक खाना भी नहीं छो, जहाँ हमें ले खाने के लिए भी नहीं था, और हमने इतना कर दिया, इतना
अव्वल हो गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं, पर उसके बाद भी जो रिजल्ट निकलता है आखिरी में वो जोगी के समान होता है। थोड़ा सा लाइन आप भटके हैं, लेकिन उसी लाइन पे है। बेसिकली इसका जो मुझे इंटरनेट पे जो मीनिंग निकला और जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है, उसका मतलब ये है कि बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। मतलब आप आए कि नहीं जी मुझे जोगी बनना है, आप जोगी बन गए, आप पहले दिन ही भूखा रहना पड़ गया, तो ये इसका मतलब निकलता है। और दो उखाण और भी उखाण और छन, एक छ कि जब बिगड़ गए काम तब बैसाख बाबू को आई नाम। क्या हो सकता है इसका मतलब? ये मैंने भी कहीं नहीं सुनी थी, मैंने ये इंटरनेट से उठाई है। तब जब बिगड़ी गए काम तब बैसाख बाबू को आए नाम। या तो ये हो सकता है कि जब हम कोई कार्य करते हैं और वो हमें लगता है कि सही है, सही हो रहा है, जो हम कर रहे हैं वो सही है, और जब वो बिगड़ जाता है तो हम उसका ढिकरा किसी दूसरे के साथ दूसरे पे फोड़। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इस भावार्थ आपका सही है, बट जो शाब्दिक अर्थ इसका ये निकलता है कि परिवार में 4 बच्चे हैं, एक बच्चा बड़ा सीधा साधा है, तो 3 बच्चों ने जो भी बिगड़ा काम किया वो बैसाखू पे नाम डालेंगे कि अरे बैसाखू ने खराब किया। तो ये वाला है। एक लास्ट है, गौणित है अपड़ू पुछ छूटू ही दिखांदो। गोणी जो आंदी क्यों अपड़ो पुछ पूछ जो च छुटी ही दिखेंदी, क्यों ऐसा को देवे मतलब? ये को असल मतलब न तुम तो पता न मैं पता, बट कोई भावार्थ आपका मतलब क्या निकल सकदो? वैसे ये मतलब ये हो सकता कि हर एक व्यक्ति जो गलत काम करता है या क्राइम करता है, उसे वो दूसरे के साथ अपने गलत काम को माफ करता है कि ये तो बड़ो अपराध करी, मैंने छोटू ही करी। हाँ, मतलब अपनी गलती को बहुत कम आंकना। बहुत सही, एकदम यही इसका मतलब है। ये मुझे इंटरनेट पे यही मिला, तो ये सही है। तो ये एक्चुअली ऐसे सेगमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि हम सब चीज़ों के ज्ञाता हैं। गढ़वाई मैं भी हूँ दी, सौरभ भी हूँ दी, बट ये चूँकि ऐसे सेगमेंट करके हम आप तक पहुँचना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि अपनी बोली भाषा में थोड़ा संवाद होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा सेगमेंट रहा। सौरभ, अब 1-2 सवाल और हैं आपसे, मैं ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं। एक जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आप बोल चुके होंगे, लेकिन जो हमारी ऑडियंस है जो नहीं जानती है कि सौरभ कहाँ से आते हैं, सौरभ क्या करते हैं, एक ही सवाल में मैं आपको चाहूँगा कि आप पूरा समेटें कि सौरभ कहाँ से आते हैं, कैसे गायकी की शुरुआत हुई, और किस तरीके, क्योंकि आपका मेरे ख्याल से जहाँ तक है कि आपकी मम्मी जो हैं थोड़े गायन में, उनकी वीडियो भी हमने देखी थी, तो कैसे इस संगीत जर्नी की शुरुआत हुई है आपकी? विकास जी, मेरा जन्म 1995 1 जुलाई में रुद्रप्रयाग जनपद के जखोली ब्लॉक के कुइला खाल ग्राम सभा में हुआ था। और हमारे जो 2 मूल गांव हैं वो एक कुइला भरदार है और एक सेम भरदार है। और बचपन की प्रारंभिक शिक्षा 5वीं 6वीं तक मेरे गांव में हुई। उसके बाद हम देहरादून आ गए थे, माताजी के चोट लग गई थी पीठ में, तो इलाज कराने के बहाने तो हम देहरादून आए थे। फिर देहरादूनी किरायों पे रहना बहुत कठिनाई के साथ काम किया। फिर माताजी की दोबारा तबीयत ख़राब हुई एक बार 2008-9 में। मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई, पढ़ाई में बहुत अच्छा था। फिर पिताजी का कोई बहुत बड़ा कारोबार या काम धाम तो थी नहीं, सामान्य सी जॉब थी, तो मुझ पे पहले ही घर का भार आ गया था। तो मैं मतलब जब तक तैयारियां करता किसी और चीज़ की, जबकि मेरे अच्छे परसेंटेज हैं 10th में 12th में बीकॉम में, तो मैं साथ ही साथ इस कला क्षेत्र में आ गया कि ताकि मुझे कुछ अर्निंग हो। अब धीरे धीरे इसमें करते करते भगवान ने अच्छा मुझे एक रास्ता दिया है। तो मैं अभी गाने तो गाता ही हूँ, प्रोग्राम तो करता ही हूँ, और हर छोटा बड़ा प्रोग्राम करता हूँ, चाहे वो भजन का हो, चाहे वो मांगल का हो, चाहे वो बड़ा कोई मेला हो, चाहे वो विदेशों का मेला हो, सभी करता हूँ। साथ साथ में बच्चों को संगीत की शिक्षा भी देता हूँ। एक मैठानी म्यूज़िक क्लास करके अपना इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ। एक मैं पहाड़ों को रहवासी करके दुकान भी चलाता हूँ। और उसमें मैंने अपने पिताजी को और कर्मचारियों को रखा है। पहाड़ में मैंने 5-6 लोगों को रख के वहाँ पे जूस का वो लगाया है, मशीनरी लगाई है, ताकि पहाड़ का जो बुरांस है, पहाड़ के माल्टे हैं, उसको वहाँ जूस बना के, अभी तो मैं दूसरी कंपनियों के माध्यम से बेचता हूँ, पर मैं जल्दी पहाड़ों को रहवासी करके उसको रजिस्ट्रेट करके उस जूस को, उस अचार को, पहाड़ की दालों को चाहता हूँ कि अभी तो कम देहरादून में ही उसको बेच रहे हैं। मैं उसको
इंटरनेशनल लेवल पे भी उसको भेजूँ। तो ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब हर तरह से आप संस्कृति से जुड़े हुए हैं, रोज़गार भी उसका एक पक्ष आपने रखा हुआ है। सौरभ, ये तो बात हो गई आपका जो पहला गीत आया, क्योंकि जब आपने इस चीज़ों में आप गए, आँखियों माँ झवरी मेरे ख्याल से शायद वो गीत था, खुटियों माँ झवरी, माफ़ कीजिएगा, खुटियों माँ झवरी आपका गीत था। इस गीत को सुनेंगे और उसके बाद हम जो एक छोटा सा सेगमेंट जो है नव विवाहित हैं भाभी जी के साथ और जो मम्मी जी हैं उनके साथ एक छोटा सा बातचीत उनसे भी करेंगे, सौरभ को उनके थ्रू भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सौरभ, उससे पहले 2 लाइनें इस गाने की। खुटियों माँ झवरी बजली, हाथियों माँ पोछिया, खुटियों माँ झवरी बजली, हाथियों माँ पोछिया, माथा माँ बिंदुली सजली, बांध मेरी मिजाजा, हो माथा माँ बिंदुली सजली, बांध मेरी मिजाजा, आज गैल बैठी जा बांध हो, मन का भेद तुम्हें मैं खोल दूं, आज गला भिटे जा बांध हो, मन का भेद तुम्हें मैं खोल दूं, खुटियों में झवरी बाजली, हाथियों में पछिया साजली, माथा में बिंदुली साजली, आज गैल बैठी जा, मन का भेद खोली जा, आज गला भिटे जा, मन का भेद खोली जा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो खैर ये सौरभ का पहला गीत था जो उन्होंने गाया, ऑफिशियली हम कह सकते हैं, अनऑफिशियली तो उन्होंने कई गीत गाए होंगे। तो अब सौरभ से तो बहुत सारी बातें कर ली, अब ज़रा इनके परिवार से के थ्रू इनको जानने की कोशिश करते हैं, ज़रा इनकी लव स्टोरी और जो भी रही होगी उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमारी जो लोकेशन आप देख रहे होंगे वो थोड़ी सी बदल चुकी है और ये हमको बदलना पड़ा क्योंकि हमें 2 गेस्ट और इंट्रोड्यूस करने थे अपने इस इंटरव्यू में जो हम सौरभ के साथ कर रहे हैं। 2 गेस्ट जो हमने नए यहाँ पर आए हैं, नए क्या, उनके लिए तो पुराने ही हैं, हमारे लिए नए हैं। एक तो जिनको आप सोशल मीडिया सेंसेशन आप कह सकते हैं, जिनका गाना बड़ा वायरल हुआ था, मम्मी जी, सौरभ मैठानी जी की मम्मी जी हमारे साथ हैं। और इसके साथ ही नई नवेली दुल्हन जो है, जो इस घर में विवाह के आई हैं, तृप्ता मैठानी, वो भी हमारे साथ हैं, सौरभ मैठानी जी की पत्नी। इन दोनों से भी हम थोड़ा सौरभ मैठानी को जानने की कोशिश करेंगे और शुरुआत आंटी जी से करेंगे। तो पहले सवाल मेरी हुई तुमसे कि भाई अब सौरभ मैठानी ते था बड़ा गायक बन गन, हर तरफ तो की बात होनी चाहिए और उनके बारे में लोग जानते हैं। कन लग दो कि भाई मेरे, क्योंकि आप भी एक छोटा गाँव बिटे नाइन गाँव जय गाँव तुम घास काटी बोलो तुम भारल तुम ले आया छन, वह के बाद ये परिस्थिति से निकली तय आज भगवान की दया से बहुत अच्छी एक मुकाम मिल गई। कन लग दो और क्या बोल दन लोग? बेटा बोन के छे मतलब इन तो कभी उम्मीद करी नहीं छे मैंने भविष्य में। हम देहरादून भी है छात्र के परिस्थितियों के कारण यहाँ कुछ बच्चों को पढ़ाई लिखाई के कारण भी, पर ईदगा मैंने कभी नहीं सोची छो कि ईदगा लायक हम कभी बनला। और जो मेरे बेटन उन्नति करी मतलब कुछ भी नहीं जानते छो, छोटा मैं ये तो गानो शौक छो बहुत ज़्यादा। तो कभी मैं स्कूल में कविता हुएगी गढ़वाली में, कभी देशभक्ति गीत होगी सिखाण रन छो ये तो ये तो बहुत रुचि है गाना में। मतलब पहले तो ये तो डांस में भी है, पर तब डांस वांस थोड़ा कम करेली, पर मतलब गानों में ये तो बहुत रुचि है। तो बस धीरे धीरे करी तो ये बोली माँ मैं 12वीं तक तो मैंने कहा कि भेजी नहीं। तो मैंने बोल भाई तू पढ़ाई लिखाई करी, गाना गुणा रहने दी बाबा। लोग बोलन गानों में कैसे ये शूज तब कि लेके अपनी परिस्थितियों के कारण में तो बहुत ऊंचो बेटा की बोलो पढ़े लिखे भी नहीं करला तो अगाड़ी के बोलता है ना नहीं तो बस। तो पर ये तो बेटा थोड़ा अच्छी मुकाम हासिल करी अपने बल पर अपना पे ये लुकी छुपी तो जान चो कभी नेगी जी का प्रोग्राम होना छन तो कभी प्रीतम भरतवाण जी का होना छन तो कभी कह भी गाय का। तो बस माँ मैं आज वो गई आज मैं वो गई तो बस अब वो तो भी मैं तो बाद में चल चो पता पर ये तो शौक बहुत चो पहले भी गानों को। और ये बेटा के आज जो भी वेन करी तो अपने बलबूता पर करी बाबा। हम तो इसका खर्चा नहीं छो कि हम कुछ कर सका, वेन घर भी चलाई
और अपनी पढ़ाई भी करी और गानों में भी पूरा और रुझान आज भी रखी। पूरा घर समायो छे कम से कम अभी लगे छे पर आपको नु हेमा मेरे ख्याल से जे हेमा मिठानी छे तो हेमा जी एक सवाल भी बचे कि सौरभन कैस इंटरव्यू में ये बात बोली कि जो जीन्स छन जो लोक गायकियों के भीतर आई वो आपकी वजह से आए आपका बारे में बतावा कि भाई आप जो गीत गाना थे यार सी कखी लोक गीत गान थे कि जन घसियारी जाना थे बाजूबंद लगान थे यार तो सो हिसाब थे आपको बेटा मेरी माँ भी बहुत अच्छी गायिका है ना, मतलब अच्छा। मांगल वगैरह बहुत अच्छो कर दी छे। तो माँ कभी तुम तो बोलो गाँव में कभी जंद्र पर पिसणी छ, कभी कुटनी छ, तो माँ मेरे लोक गीत गान छे बहुत अच्छा गीत। तो मैं तो बहुत छो, मैं तो भी गान गुणों को शौक ना, तो मैं मतलब माँ ते कैस कन रन छो कि हाँ माँ भाई, कन के खाने। मांगल भी जो भी छन में ना अपनी माँ से छन सीख्या, और लोक गीत भी छन जो तो मैं अपनी माँ तो जो लोग हमारा चौक खिलाणों में घर फुने देख दो तुम जन बगवादी आँदी न जी तो लोग खलियाणों में गीत लगाਉਂदी न, झुमेलो होएगी चाचड़ी जोड़ा जो भी कुमाऊं में तो ये बोलें, पर हमारे एक लोक गीत ही में उन्होंने सब तो बस यूं ते गान में मेरे माँ को बहुत रुझान छो, तो मैं भी धीरे धीरे सीख गई। सो ऐगे आप अब मन पर मैं ऐगे सीख गई तो ये तो यू मैं तो बोल चो मम्मी लोकगीत क्या होते हैं, ये कन ऊंदू तो ये तो थोड़ा थोड़ा करके तो ये तो भी सो नॉलेज सिखाई एक भी ट्रांसफर हो बस। तो तब ये तो भी मैंने नजबे बात भेजी छो ऑडिशन देने के। अच्छा तो तब तो शायद मैं 9वीं में रहे बोल छो 10वीं में रहे बोल, तो वो बटे भी आकाशवाणी में शुरुआत निकली चलनी है थी। तो बस करी तो छो। हेमा जी किला की आप जो चे लोकगीत से जुड़े छन आप लोकगीत गा रहे हैं और काफ़ी टाइम से गा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि सौरभ से हमने बहुत गवाया, अब सौरभ आपके साथ बैठे हुए हैं, हम तृप्ता पे भी आएंगे, उनसे भी हम उनकी कहानी भी सुनेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि 2 लाइनें आप जो है जो भी लोकगीत आपको याद है या सौरभ का कोई गाना आपको याद है उसकी 2 लाइनें सुनाइए प्लीज। लोकगीत तब गोलू में, पर ये भी गाना गेलू जी प्लीज़ प्लीज़। कखी हमने दगड़िया भले गोरू चराई, कखी हमने दगड़िया भले ढूंगा डोलाई, कैकी ल्याया हम कैकी ल्याया हम आवण काखड़ी तोड़ी, तुहाई म्यारा बचपन जरा फिर ए जबोड़ी, कख गे दगड़िया सु बचपन प्यारो, जख गीत लांदा थान हम बैठे के उड़ारू। बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। अब हेमा जी एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है क्योंकि आप लोक गायकी में हैं और जहाँ तक मैंने आपके बारे में जानता हूँ आप आकाशवाणी के लिए भी शायद गा चुकी हैं, हाल ही में आपने जो ऑडिशन भी दिए हैं, क्या रहा कैसा रहा, मतलब क्या वो जो हमको ज़्यादा समझ नहीं है उसकी टेक्निकल समझ, लेकिन क्या आप उसमें पास हुई फेल हुई, कैसा पूरा उसका प्रोग्रेस कार्ड रहा? हाँ बेटा आकाशवाणी में तो मैंने पहले ऑडिशन दिन छो 2017 में, तो तक बेटे भी मैं पास हो गया छो। वे के बाद मैंने अभी 2022 में कि 23 में मैंने बी हाई को भी दिनी, ओके तो वे में भी मैं निकल गया छो। तो जहाँ छो मैं आकाशवाणी में भी लोकगीत गाने के, बाकी अभी मैंने संस्कृति विभाग में भी ऑडिशन दिया छो, तो जो भी मैं तो जज लोगों ने पूछी तो मैंने लोकगीत का बारे में पूछी, मांगल का बारे में पूछी और झुमेलो गीत उनमें लगवाई, तो मैंने सभी लगाई छा, पर वक्त में तो मैं नहीं निकली हूँ बेटा, पता नहीं कुछ मेरी गायकी में कमी रहे बोली। पर क्या तो फीडबैक दे देने कि भाई आपने ये ख़राब किया इसलिए हम आपको सेलेक्ट नहीं कर रहे? ना ना मैंने तो अपनी तरफ बेटी बेटा बहुत अच्छो दिन छो और सबन तारीफ भी करी छे कि बहुत अच्छो आंटी जी, मतलब मैं तो बहुत वो करी सबन प्रोत्साहन करी बह रही थे कि आंटी जी आपने हमें भी सिखाओ, आपने ऐसे गीत कहाँ सीखे, तो बढ़िया रहे मेरू, पर पता नहीं आप जज लोग तो नहीं लगी बोल तो उन नहीं निकाल। कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि सौरभ मैठाणी बड़े मुखर रहे संस्कृति विभाग के खिलाफ एक्चुअली, और हमारे किशन महिपाल जी से भी हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने यही बात कही कि मैंने आवाज़ उठानी शुरू की तो मुझे कार्यक्रम मिलने ही बंद हो गए, तो कहीं वो एक कारण तो नज़र नहीं आता? अब पता नहीं बेटा ये भी हुए सकदू कि नहीं हुई, तब मैं तो इतका भाव न रख तो नहीं चाहूँ कहेगा प्रति गलत, पर मैं तीन बोलूँ कि जय भी मेरे बेटा में बहुत बड़ो आशीर्वाद है सबको, आज जे भी मुकाम पर छे बेटा एक नेता बन दू
अगर एक वोट कम अच्छी तो वो नेता नहीं बन पादो वेरी और एक वोट में भी जो भी कमी हो तो नेता नहीं बन पादो। लेकिन मेरे बेटा ते जो प्यार आशीर्वाद पूरी जनता से आप लोग मीडिया वाला छिन जो भी छन बाबा मैं तो वो नहीं करनी आंद पर आप लोगों का कारण जो मेरे बेटा माँ आप लोगों साथ से सब लोगों को प्यार से आशीर्वाद से जौन भी हुएगा अच्छा व्यूज ऑन जो भी हुए थे अगने शेयर कर दिन तो हुएगा कारण ही छे मेरे बेटा भी चनो इन नहीं बोलन की है ना तो वेगी मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जनता को बहुत बड़ो प्रेम ची प्रेम रही चांदो और सबसे बड़ो प्रेम ची तय का गाड़े कुछ भी नहीं। तो अब हम तृप्ता पर आते हैं। एक बार मम्मी पर हम वापस जाना चाहेंगे, उसको आगे करेंगे, लेकिन फिर फिलहाल तृप्ता पर चलते हैं। तृप्ता जैसे मैंने कहा सौरभ मैठानी जी की वाइफ हैं और अभी हाल ही में शादी हुई है। तृप्ता, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि ये मैरिज अरेंज थी या लव थी? ये सबका क्वेश्चन है। हमारी सबकी तरह एक सामान्य वेडिंग थी। सास जी ने मुझे पसंद किया था। लव प्लस अरेंज कह सकते हो आप। पहले से जानते सास जी थे ने एक दूसरे मुझे को। हाँ करेक्ट हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, काम किया है हमने साथ में और सास जी ने मुझे पसंद किया। उसके बाद आगे की प्रोसेस जो भी है वो शुरू हुआ था। नहीं, आपने कहा कि हमने साथ में काम किया है, क्या आप इसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं या कुछ और करती थी? हाँ जी, मैं सेम इंडस्ट्री से हूँ। ओके। मैं म्यूजिक प्लस डांस टीचर भी रही हूँ और उस फील्ड में भी रही हूँ। क्या बात है। हाँ जी। तो म्यूजिक यानी कि गायकी या फिर गायकी वो ये मेरे हस्बैंड तो है ही बट उससे पहले मेरे गुरुजी हैं। वेरी हाँ जी। नाइस। ओके। और अभी बस हम म्यूजिक की फील्ड में मैं उतरी ही हूँ। ओके। तो मतलब जल्द ही हमें सौरभ के साथ आपका गाना भी डुएट में सुनने को मिलेगा। चलिए अब उसकी शुरुआत यहीं से करते हैं, क्योंकि अब जब आपने ये भेद खोल दिया है तो भाई गाना तो गवाना पड़ेगा ना, हमारी मजबूरी है। तो तृप्ता, एक कोई गीत जो आपको याद हो प्लीज़। मैं एक चीज़ अभी बोल देती हूँ कि मुझे अभी इतना अच्छा आता नहीं है, मैं अभी प्रयास कर रही हूँ, तो जो भी त्रुटि होगी उनको माफ करिएगा। चलिए। एज के बेन चला एज के बेन करा मठो मठो जोला नयू नयू ब्योच मिठी मिठी छुई लगोला नयू नयू ब्योच मिठी मिठी छुई लगोला कन क्वे हिटण मिन ऊंचा सैंडल छिन कन क्वे हिटण मिन ऊंचा सैंडल छिन उकल को बाट उने उने रोड्यों का दिन चला द्वे झणा है जी चला द्वे झणा डाला छेलो बैठी जौला नयू नयू ब्योच मिठी मिठी छुई लगौला नयू नयू ब्योच मिठी मिठी छुई लगौला। बहुत खूब, बहुत खूब। अब आप सीख रही हैं, जैसे आपने कहा, जिनको सुरों की समझ होगी वो फ़र्क शायद बता पाएँ, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। जब तृप्ता बात हो रही है नई नई ब्यो हुई हूँ, नई नई शादी हुई है और अक्सर एक शिकायत महिलाओं की होती है कि शादी के बाद आप बड़े बदल जाते हैं। ये कितने बदले हैं या सेम ही है? देखिए ये उनको पता होगा, ये मैंने शादी से पहले ही डिस्कशन हो चुका है हमारा कि शादी के बाद बदलना मत, बट बदलाव आया है। लोगों का नेगेटिव आता होगा, अब पता नहीं, बट यहाँ बहुत पॉजिटिव आया। ये बहुत अच्छे वे में आपके कंट्रोल में है ना, बहुत अच्छे बस तो बदलाव अच्छा ही होगा। बहुत अच्छे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और मतलब ये अच्छा लगा कि आप भी उसी दिशा में बढ़ रही हैं जहाँ पूरा परिवार बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन तृप्ता को शादी से पहले, मैठाणी बनने से पहले अगर हम जानने की कोशिश करें, उससे पहले क्या करती थी आप? मतलब आप प्रोफेशनली क्या थी, कहाँ से आती हैं, उसके थोड़ा सा आप व्यू दीजिए हमें। मैं कहाँ से आती हूँ तो मैं मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल की हूँ। द्वारीखाल मेरा गांव है और पहले तृप्ता डांसिंग फील्ड में थी। और मैं फोक डांस रही हूँ और वेस्टर्न फोक डांस करती थी और वेस्टर्न डांस में करती थी। मेरा खुद का एक स्टूडियो था पहले। अभी फ़िलहाल में जब से शादी हुई है, लोकेशन चेंज हुई है, तो हमने उसको क्विट करा है और उत्तराखंड डांसिंग स्टार रही हूँ मैं 2018 में। 2017 में भी मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, बट उस टाइम पे मैं 3rd आई थी। 2018 में मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया था एंड उसके बाद मैं टीचिंग फील्ड में भी रही हूँ। काफ़ी स्कूल्स में मुझे एज अ जज बुलाया गया है
और द हिमालयन पब्लिक स्कूल मेरा अभी हाल फिलहाल ही में मैं वहाँ जॉब कर रही हूँ। एंड पत्रकारिता में भी रहे मेरे क्या बात है, अच्छा। हाँ जी, ओके। मास कॉम मैंने किया है और पत्रकारिता में भी मैं रही हूँ। और अब डांस भी है, अब थोड़ा प्लस सिंगिंग उसमें भी उसमें मैंने आ रही है अब। सिंगिंग भी ऐड कर लिया है। वेरी पहले नाइस, भी वेरी मैंने किया नाइस। है, सिंगिंग में मैं पहले भी थी। और अब जो गुरुजी हैं साथ में, तो एक अच्छे लेवल पे उसको चलिए ले देखिए, जाने एक की पति इच्छा को है। कंट्रोल करना आसान होता है, लेकिन गुरु आपको कंट्रोल करता है, क्योंकि उसके हिसाब से चलना होता है। तो जब ये गुरु शिष्य की जोड़ी बैठती है तो कितनी डांट पड़ती है गुरु से? आप उनसे पूछा होगा कि नहीं, वो तो मुझे नहीं पता। बट जब मैं पहले आती थी सीखने के लिए, मैंने क्लासेस ली हुई हैं और अभी भी लेती हूँ। तो जब वो मेरे पास आते थे या जब क्वेश्चन मेरे पास आता था, मैं पूरा शिवरिंग करने लगती थी। मुझे सबसे ज़्यादा डर तब लगता है जब ये उस लाइक गुरु के अवतार एक में आ जाता अवतार में है। आ जाता है। मुझे सबसे ज़्यादा डर उनसे तभी लगता है। और अच्छी बात भी है, गुरु जब तक अपना एक रूप नहीं दिखाएंगे तब तक शिष्य वो ऑरा रहना हाँ, चाहिए, गुरु ऑरा का रहना रहना चाहिए। चाहिए। और वो ऑरा हमने बनाया हुआ है। बनाया एक हुआ है। पर्सनल लाइफ अलग है, प्रोफेशनल लाइफ देखिए, अलग है। हम लोग अब शादी के बाद फर्क नहीं आ रहा है, गुरु होगा अपने घर नहीं का। बिल्कुल नहीं, वो उस चीज के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। ओके, हाँ, हाँ दैट इज़ जी, वेरी गुड हाँ एक्चुअली, जी, वो बहुत अच्छी चीज़ है। करेक्ट। तभी शायद स्टूडेंट सीख भी पाएगा, बहुत अच्छा लगा तृप्ता आपसे बात करके। वापस माँ जी पे आते हैं। माँ जी, आप जो एक लोकगीत से जुड़ा छन, आपन अपना वक्त में गायन एक लोकगीत हम आपसे सुन चाला, और एक बाद लास्ट सवाल में सौर बात है जी, तक बाद हम खत्म कर। गासी गाडी घालो गास नीच पात माझे ये मेरी माँ जी क्या गौरेली जालू डांड मारी मेरे उन्हीं दोपहरी को घाम चा ये मेरी माँ जी उन्हीं सासू की डैर खोटों पैरी पैजी चैत की मैनी है गाई ये मेरी माँ जी लेनो बेज बैजी चिलमी को कीच को बज्ञान जाणू ओलू मैथ कदेस तो डांडू का बीच उसमें क्या बाबा सब ने बहुत खूबसूरत, यूँ मेरे ख्याल से बाजूबंद इन्हीं को बोलते हैं शायद। हाँ, बाजूबंद बाजूबंद बोलते हैं बाबा, ये आपने थे, गाया हाँ। है। और ये मेरी माँ कहती हैं कि वो जंगलों में जा करके जो है इस तरह के गीत गाया करती थी। तो बहुत बहुत बढ़िया लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इस छोटे से इंटरव्यू में जुड़े। एंड थोड़ा सा इसको और आपने रसीला बना दिया। लेकिन इस इंटरव्यू को ख़त्म करने के लिए हम सौरभ पे ही आएंगे। सौरभ, एक आखिरी सवाल ये है कि अब चलो, इतनी सारी बातें हमने की, आपके कई गीत निकल चुके हैं, आगे क्या लेकर आ रहे हैं? विकास जी, अभी हमने पूरा इंटरव्यू किया और मैं तमाम आपके गीत सुनाए जो आए। और एक गीत मेरा जो आने वाला है रिसेंटली, वो पहाड़ के चिंतन पे है, पहाड़ के पलायन पे है। हम सब कुछ छोड़कर, मैं भी और हमारे जैसे तमाम लोग, कोई शिक्षा के लिए, कोई स्वास्थ्य के लिए, कोई रोजगार के लिए, कोई संसाधनों के लिए, कोई आगे बढ़ने के लिए विदेशों में बस गए हैं, देशों में बस गए हैं, शहरों में बस गए हैं। हमने पहाड़ में क्या क्या छोड़ा, उस पर मैं एक गीत निकाल रहा हूँ। अभी ये रिलीज नहीं हुआ है, जल्दी ये गीत आने वाला है कि हॉल दे छुट्टी लाठू छुट्टी बल्दों को घमणाट छुट्टी, हॉल दे छुट्टी लाठू छुट्टी बल्दों को घमणाट छुट्टी,
ओ काली उंदारू बाटो छुट्टी डोखरी पुंगड़ी माटो छुट्टी ओ काली उंदारू बाटो छुट्टी डोखरी पंगड़ो माटे छुट्टी हे मेरा मुलुक तेरू ठाट छुट्टी बाट छुट्टी ठाट छुट्टी बाट छुट्टी ठाट छुट्टी बाट छुट्टी ठाट छुट्टी बाट छुट्टी चौफुला थड़िया की रात झुमेलो की थात नीचे नंदा देवी राज जात पवाणों की बात नीचे थड़िया चौफुला की रात झुमेलो की थात नीचे नंदा देवी राज जात पवाणों की बात नीचे चखलियों को चुई चाट छूटी गदनियों को सुई शाट छूटी जिकुड़ी को धक द्याट छूटी धोती को फपराट छूटी हे मेरा मुल्क तेरू ठाट छूटी बाट छूटी ठाट छूटी बाट छूटी ठाट छूटी बाट छूटी ठाट छूटी बाट छूटी। तो ये बहुत बढ़िया गीत आपने सुनाया और ये हमारे उत्तराखंड की दशा और दिशा को दर्शाता है। तो कब ये गीत हम सुनने वाले और कहाँ सुनेंगे इस गीत को? विकास ये जल्दी आ रहा है और भागीरथी फिल्म एंटरटेनमेंट पे रिलीज़ होगा। तो चलिए इस गीत का इंतज़ार रहेगा और कुछ झलकियाँ आपने यहाँ पर देख ली, उस गीत की सुन ली एक्चुअली। तो बहुत सुंदर गीत है और बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ हमें इतना समय देने के लिए। पूरे परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी ढेर सारी बातें की। और जब हम ऐसे किसी परिवार से मिलते हैं जहाँ पर ये गायन की पूरी परंपरा जन्म ले रही होती है या वो एक मूल्ड हो रही होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सौरभ मैठाणी और थोड़ा सा एडिशनल वैल्यू हमने आपको देने की कोशिश की। उनकी वाइफ से हमने उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश की और माताजी से भी हमने थोड़ा गायन जो उत्तराखंड का है, जो असल गायन है, जो लोकगीत है, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा ज़रूर बताएं। कोई सवाल या कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं ज़रूर दें। आज हमारे साथ सौरभ मैठाणी थे। फिर कोई नई शख्सियत होगी, नए सवाल होंगे और नए जवाब होंगे। शुक्रिया।